चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए हम लोग का ना अध्याय 7 दे दिया गया है, त्रिभुज है, ठीक है, अध्याय 7। तो इस वीडियो में हम लोग ना त्रिभुज से संबंधित जो भी अभिवृत्त दिया है हम लोग को, ठीक है, जो भी जिसका भी इस्तेमाल प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में किया जाएगा, तो इसमें इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ना जो भी अभिवृत्त है, प्रमेय है, इन्हीं सबको हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है ना, 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, है ना। त्रिभुज में रहता क्या है, यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पे 3 कोण रहता है त्रिभुज में, 3 शीर्ष रहता है, शीर्ष मतलब कोना होता है, ठीक है, 3 शीर्ष हो गया। और क्या रहता है, 3 भुजाएं रहती हैं त्रिभुज में, है ना। बस इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। देखिए हम लोग को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 3 भुजाएं रहेंगी, 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर शीर्ष ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया शीर्ष, यहाँ पर सी शीर्ष हो गया, नामकरण कर दिया गया है। और यहाँ पे 3 कोण रहेगा, एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता को हम लोग समझते हैं त्रिभुजों में। सर्वांग सम का मतलब हुआ कि एकदम फोटो का भी, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका जो भी पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो रहता है, तो 2 फोटो को आप ले लेंगे ना, तो वो एकदम एकदम बराबर रहते हैं, ठीक है। जिसको आप एक दूसरे के ऊपर रख दें ना, तो एकदम एक दूसरे को ढक लेते हैं, उसे बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग समाकृतियाँ बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे चलिए हम लोग को यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि आप 1 रुपये का आप 2 सिक्के ले लेंगे ना, 1 रुपये के 2 आप सिक्के ले लेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को रखेंगे तो वो पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। उन्हें कहते हैं सर्वांग समाकृतियाँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को 2 वर्ग बना दिया गया है ना, तो अब इन 2 वर्गों को यदि सर्वांग सम बोलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यह मान लेते हैं कि यह भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो सभी मतलब वर्ग का मतलब हुआ कि चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर हो जाएंगी, तो 4 सेंटीमीटर ये चारों हो गई, ठीक है। और साथ साथ प्रत्येक कोण 90 अंश है, तो यह वाला यदि दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम है ना, तो यह भी भुजा क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर की ही रहेगी, सब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 अंश, ठीक है, मतलब एकदम फोटो कापी, ठीक है। मान लेते हैं आपका ये पासपोर्ट साइज फोटो है इसमें, ठीक है, तो वही सेम फोटो यहाँ पर है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं एकदम सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब यही हुआ, ठीक है, वे आकृतियाँ जिनके समान आकार और समान माप हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सांचे के बारे में भी समझ सकते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं यदि ईंट बनाने वाली फैक्ट्री है, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक ईंट एकदम एक ही समान रहेगा, है ना, एकदम उसका सभी भी उसका माप समान माप रहेगा, समान आकार रहेगा, तो वो सब सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं। तो कोई भी आकृति एकदम 2 आपस में समान रहेंगी तो उन्हें बोल देंगे सर्वांग सम आकृतियाँ। चलिए ठीक है, आगे यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है। आगे हम लोग को ना देखिए इस प्रकार से हम लोग को आकृतियाँ दिया गया है। यहाँ पर वर्ग बनाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर इससे बड़ा वर्ग है, फिर यहाँ पर बड़ा वर्ग है, फिर यहाँ पर यहाँ पर छोटा वर्ग है। तो इस प्रकार से हम लोग को ना 4 वर्ग दे दिया गया है। तो इन चारों में यदि हम लोग को ना सर्वांग सम की बात करना रहेगा ना, देखिए यह वाला वर्ग और यह वाला वर्ग, यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, यदि इनकी लंबाई आपस में बराबर रहेगी तब, ठीक है। यह वाला वर्ग यदि मान लेते हैं, है ना, देखने से यही लग रहा है कि यह बड़ा है, यह भी बड़ा है, बस ये वाला वर्ग इस वाले वर्ग के बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं जो भी रहे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यह आकृति और यह आकृति आपस में सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। अब यहाँ पर हम लोग को ना त्रिभुजों के बारे में दे दिया गया आगे, ठीक है, कि इन त्रिभुजों में बताइए कि कौन कौन सा सर्वांग सम त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग को माप के आधार पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सब देख रहे हैं कि यही देखिए 4.5 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी वैसा ही है, फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है, बस आकृति को थोड़ा इधर उधर घुमा दिया गया है। तो यह दोनों आकृतियाँ ना सर्वांग सम आकृति है, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह भी हो जाएगा, यह तीनों आपस में सर्वांग सम है ना, एकदम बराबर है। यदि इस त्रिभुज को हम लोग उठाकर इस पे रखेंगे ना, मतलब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर को यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के स्थान पर करके रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे यह तीनों ना एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि यह भी है 4 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 4.5 सेंटीमीटर, तो यह भी हो जाएगा। लेकिन यह वाला नहीं बनेगा, ठीक है, यह 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो यह वाला सर्वांग सम नहीं बनेगा, बाकी ये सब बनेगा, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सब में ये 4 आकृतियाँ आपस में सर्वांग सम है, मतलब इनकी सभी भुजाएं भी बराबर रहेंगी और सभी कोण भी आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे त्रिभुजों के लिए ना हम लोग को दिया हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को उनका नामकरण करना है ना। सर्वांग सम का देखिए यही चिन्ह होता है, ठीक है, 2 बराबर रहेगा, एक ऊपर से इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है, 2 बराबर हो गया और ऊपर इस प्रकार से लगा दिया जाता है, तो सर्वांग सम का चिन्ह होता है। चलिए इसको अभी हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है ना कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होने का मतलब हुआ ना कि जो भी रहेगा संगत कोण आपस में बराबर रहेंगे और साथ साथ संगत भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है। तो चलिए इसको जो अभी तक हम लोगों ने समझा ना उसको एक बार हम लोग नोट भी कर लेते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे त्रिभुज हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग, चलिए नामकरण भी यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। ए, बी और सी हमने नामकरण कर दिया है ना। चलिए, यहाँ पर एक कोण यहाँ पर बनेगा और एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे साथ साथ लिखते भी चलते हैं ना त्रिभुज में। यहाँ पर त्रिभुज क्या होता है, लिख देते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति को, तीन भुजाएं तो उसमें रहनी ही चाहिए, साथ साथ तीनों बंद आकृति हो, ठीक है, तभी हम लोग उसको त्रिभुज बोलेंगे। लिख देते हैं, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। और त्रिभुज में होता क्या है, तीन शीर्ष होता है। शीर्ष मतलब कोना होता है, ठीक है। एक यह शीर्ष जिसका हमने नामकरण कर दिया है, यहाँ पे शीर्ष ए हो जाएगा, शीर्ष बी हो जाएगा और शीर्ष सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना रहेगा तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें तीन बातें होती हैं इसमें। शीर्ष हो गया, शीर्ष ए हो गया, और कितना, कौन शीर्ष बी हो गया, शीर्ष सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तीन शीर्ष हो गए, तीन शीर्ष हो गया। और क्या होता है, तीन कोण रहता है। कौन सा कोण है, जो यहाँ पे ए शीर्ष पर कोण बना है, ये वाला कोण, कोण ए रहेगा, इसमें कोण बी रहेगा, ठीक है। कोण बी नामकरण फिलहाल में किया गया, तो जो भी नामकरण रहे, ठीक है, ए बी सी डी, तो यहाँ पे बी नामकरण कर दिया गया, तो कोण बी, और यहाँ पे कोण सी हो गया, ठीक है। तीन कोण रहते हैं और इसमें तीन भुजाएं रहती हैं, ठीक है। तो तीनों भुजाओं को हम लोग लिख देते हैं, भुजा, भुजा ए बी, ये हो गया भुजा ए बी रहेगा, भुजा बी सी, कामा भुजा, यहाँ पे दो भुजाएं हो गई, ए बी हो गया, बी सी हो गया, या इसको ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। ए सी लिख दीजिए या सी लिख दीजिए, जो आपको इच्छा करें। ए बी हो गया, बी सी हो गया, यहाँ पे ए सी हो गया। तो यहाँ पे तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन शीर्ष रहता है, तीन शीर्ष का हमने ले लिया, तीन शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, और तीन कोण बना दिया यहाँ पे कोण। इसका नामकरण इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बी ए सी, जैसे कोण ए को हम लोग नामकरण बी ए सी भी कर सकते हैं, और सी ए बी, है ना। कुल तीन प्रकार से आप नामकरण इसका कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसी कोण को यदि आप लिखना रहेगा तो आप कोण ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ए शीर्ष पर कौन सा कोण बन रहा है, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कोण सी ए बी, तो कोण सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या, बी ए सी भी लिख सकते हैं इसको, है ना, मतलब कोण यही बन रहा है आपका, कोण बी ए सी, तीनों नामकरण सही है, ठीक है। चलिए, त्रिभुज के बारे में हो गया। आगे हम लोग समझ लेते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता हम लोग दे दिया क्या था। पहले हम लोग सर्वांग सम आकृतियाँ समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, सर्वांग सम रहेगा, सर्वांग सम आकृतियाँ, ठीक है। सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं, हम लोग लिख देते हैं, वे आकृतियाँ, वे आकृतियाँ जिनके समान आकार और समान माप होते हैं, माप होते हैं। तो इसमें दो आकृतियों को आप सर्वांग सम, दो या कोई भी आकृतियाँ, जितने भी आकृतियाँ रहे, सर्वांग सम आकृतियों का एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना तो ढक लेंगे, ठीक है। जैसे आप काम क्या करेंगे, 1 रुपये का आप सिक्का लीजिए, ठीक है, जाहिर सी बात है ये वृत्ताकार ही रहता है, तो 1 रुपये का आपने सिक्का लिया, ठीक है। यहाँ पर भी 1 रुपये का आपने सिक्का ले लिया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी हम 1 रुपये बना देते हैं। तो यदि 1 रुपये के सिक्के को ना इसके ऊपर रखें या इस वाले को इसके ऊपर रखें, तो एक दूसरे को एकदम ढक लेंगे, ठीक है। तो इन आकृतियों क्या बोलते हैं, सर्वांग सम आकृतियाँ, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई वर्ग ले लीजिए, ठीक है, हम वर्ग बना देते हैं। इस प्रकार से हमने वर्ग बना दिया, और यहाँ पर भी हमने वर्ग बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यह 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, चाहे जितनी ये लंबाई रहे, है ना। एक जानते हैं हम लोग कि वर्ग में, मान लेते हैं एक हम लोग पता चल गया कि यह 2 सेंटीमीटर है, तो सब क्या हो जाता है, 2 सेंटीमीटर सब हो जाता है, 2 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, यह भी सब आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, सब 2-2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 अंश का रहता है, ठीक है। और तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, यदि ये दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम है तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी 2 सेंटीमीटर, एकदम 2 सेंटीमीटर ये भी, ठीक है।
चारों भुजाएं आपस में 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो इन आकृतियों को बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ। जैसे कि आप इसको भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 9 का जो किताब हमने लिया हुआ है, ठीक है, अब यही सेम हम सेम पुस्तक हम लोग एक और ले लें, ठीक है, 1 2 चाहे जितना और ले लें, तो जब भी आप कोई भी पुस्तक लेंगे ना 9 का या कक्षा 9 गणित का, तो ये सब देखेंगे कि सभी एकदम आपस में बराबर ही रहेगा, एकदम हूबहू सब सेम ही रहेगा। सब कक्षा 9 गणित का मतलब जो भी कोई एक विषय का आप ले लेंगे किताब, तो सब सर्वांग सम रहेगा। जैसे आप इसको भी देख सकते हैं, यह पेन हो गया और यह पेन, दोनों क्या है आपस में एकदम से सर्वांग सम है ना। इन दोनों पेनों का बस कलर अंतर है, ठीक है, बाकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ एकदम सेम है ना। ये दोनों आपस में क्या है, एकदम सर्वांग सम है। तो यह हो गया सर्वांग सम आकृति। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज के बारे में भी समझे है ना, कि त्रिभुज में भी सर्वांग सम होता है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुजों की सर्वांग समता। चलिए, तो 2 त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम कब कहेंगे? देखिए, हम यहाँ पर ना 2 त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने 2 त्रिभुज बना लिया। इन त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम कब कहेंगे? ठीक है, देखिए, सर्वांग सम का ही चिन्ह होता है। इस प्रकार से 2 बराबर का चिन्ह रहेगा, ऊपर से इस प्रकार से कर दिया जाएगा, तो यही होता है सर्वांग सम। तो इन 2 त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम कब कहेंगे? देखिए, नामकरण हम लोग कर देते हैं ए बी और यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, चलिए, यहाँ पर भी हम लोग नामकरण कर देते हैं। चलिए, डी, इसका ई, इसका एफ हमने इस प्रकार से नामकरण कर दिया। ठीक है, नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, पी क्यू आर एस, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 2 त्रिभुज हमने इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, फिलहाल में तो हम लोगों ने लंबाई को नापा नहीं है। हम लोग चलिए मान लेते हैं कि यह भुजा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यह भुजा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यह हो गया 4 सेंटीमीटर, और इसको भी हो गया, यह 2 सेंटीमीटर हो गया, यह 3 सेंटीमीटर, और यह हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को बोलेंगे सर्वांग सम त्रिभुज, है ना। इसमें भी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी है। एक 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी 3 सेंटीमीटर है, और एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब नामकरण आपको किस प्रकार से करना है? देखिए, इस प्रकार से नामकरण करना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाली भुजा को हम लोग पहले लिख रहे हैं इस प्रकार से। यह देखिए, मान लेते हैं कि कई तरह से आप नामकरण कर सकते हैं। देखिए, फिलहाल में हम एक लिख कर बताते हैं। जैसे हमने, चलिए, यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं, ए बी सी हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, तो ए बी सी हम नामकरण कर दिया, लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी हमने नामकरण कर दिया। ठीक, तो इसको हम लोग किस प्रकार से नामकरण करेंगे? देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर पहले 3 सेंटीमीटर वाली भुजा हम लोगों ने चले, ठीक है, फिर 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार से नामकरण हुआ ना ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो इसमें भी आप इसी प्रकार से करेंगे, 3 सेंटीमीटर वाली भुजा, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाली भुजा। ठीक है, तभी ई डी एफ करेंगे, तो यहाँ पे सर्वांग सम का चिन्ह, और यहाँ पे नामकरण होगा त्रिभुज ई डी और एफ। ठीक है, और इस प्रकार से आप सर्वांग सम लिख देंगे ना, तो आपको देखिए पता चल जाएगा कि देखिए ए बी के ना संगत भुजा कौन सी सर्वांग सम है। ठीक है, ए बी भुजा किसके बराबर है? देखिए, ए बी किसके बराबर है, आप इन्हीं को देखकर बता देंगे। यदि इस प्रकार से लिख दिया गया ना, 2 त्रिभुजों का इस प्रकार से नामकरण कर दिया गया, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। देखिए, अब यहाँ पर ए बी है ना, तो यहाँ पे ई डी भुजा के आपस में बराबर है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं भुजा जो ए बी रहेगा इसमें, वो किसके बराबर रहेगा? भुजा ई डी के बराबर रहेगा। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों में यहाँ पे, चलिए, भुजा हमको लिखना चाहिए, भुजा, तो यहाँ पर ए बी का हमने लिख दिया, या ई डी के, देख रहे हैं ए बी 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर। और फिर देखिए, यहाँ पे 3 तरह से आप देख सकते हैं ना, ए बी को ले सकते हैं, फिर यहाँ पे इन दोनों को लेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को आप लेंगे। देखिए, जो भुजा, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, जो भुजा बी सी रहेगा, बी सी, यह किस भुजा के बराबर रहेगा? डी एफ के बराबर। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं भुजा, ये हो जाएगा डी एफ। बस हम लोग यहाँ पे लिखने से ही बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, भुजा या बी सी यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डी एफ कितना है? 2 सेंटीमीटर है। नामकरण करना रहेगा तो इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भुजा, देखिए, एक बार इन दोनों को साथ में लेते हैं, एक बार इन दोनों को साथ में लेते हैं, और फिर एक बार ना पहले और लास्ट को लिया जाता है। ठीक है, पहले और अंतिम को लेकर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक बार ले लिया गया इसको, एक बार इसको, अब यहाँ पे पहले और अंतिम को लिया जाता है। ठीक है, तो ए सी भुजा। ठीक है, इसमें कौन सी भुजा है? ए बी है, बी सी है और ए सी है। ठीक है, इसमें कौन है? ई डी है, डी एफ है, और कौन है? ई एफ है। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा जो रहेगा, भुजा जो ए सी भी नामकरण कर सकते हैं, सी ए भी नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी ही हम लोग लिख देते हैं। ए सी इस किसके बराबर?
जो ई एफ के बराबर रहेगी, भुजा ई एफ के। तो इस प्रकार से हमने नामकरण कर दिया और बता दिया। और यहाँ पे यदि कोणों का बात करना रहेगा तो आप बता देंगे कि जो यहाँ पर ए पर कोण बन रहा है वो किसके, जो ई पर कोण बनेगा इसके बराबर रहेगा, ठीक है। ए वाला कोण, देखिए ए वाला कोण ई वाले कोण के बराबर, ठीक है। और जो बी वाला कोण रहेगा वो किसके, डी पर जो कोण बन रहा है उसके बराबर रहेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे सी वाला कोण बन रहा है वो किसके बराबर, ये आपके बराबर, ठीक है। यदि लिखना रहेगा तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, जो कोण ए रहेगा वह कोण ई के बराबर, ठीक है, क्योंकि ए के संगत कोण कौन सा है, ई कोण है। तो यहाँ पे जो कोण ई पर बनेगा। चलिए, और यहाँ पे जो बी पर कोण बनेगा वो किसके बराबर, यह कोण डी के बराबर, ठीक है। जो बी पर कोण बना वो डी के बराबर, और जो सी पर कोण बना वो एफ के बराबर। कोण यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सी बराबर जो कोण एफ पे बन रहा है इसके बराबर, ठीक है। संगत भुजाएं बराबर रहती हैं, संगत कोण भी बराबर रहते हैं। तभी क्या हो जाता है, त्रिभुजों को, दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कब कहलाएंगे, जब उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, संगत कोण भी बराबर रहते हैं। नामकरण इसका इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। और चलिए नामकरण हम लोग और इस प्रकार से कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बी सी ए हम लोग नामकरण कर देते हैं। एक को आप लिख लीजिए, ठीक है। पहले मान लेते हैं, जैसे भी आपको नामकरण करना है पहले एक को लिख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर हमने ए बी सी कर दिया था ना, ए बी सी इस तरह से नामकरण। अब चलिए बी सी ए हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे त्रिभुज बी सी ए हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग किसको सर्वांग सम दिखाएं, देखिए बी सी की संगत भुजा कौन सी है, देखिए बी सी यही ना है, बी सी के बाद यहाँ पे सी ए जा रहे हैं, बी सी के बाद यहाँ पे सी ए, इस प्रकार से गए। तो पहले 2 सेंटीमीटर चला, फिर आपने 4 सेंटीमीटर चले, तो यहाँ पर भी पहले 2 सेंटीमीटर जाएंगे फिर 4 सेंटीमीटर चलेंगे, इस प्रकार से आप नामकरण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पे डी, फिर एफ, डी से गए एफ है ना, पहले यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर फिर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डी हो गया और एफ हो गया और फिर ई हो गया, ठीक है। तो इसका नामकरण आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो इसमें क्या हो जाएगा, बी सी भुजा यहाँ पे डी एफ के बराबर हो जाएगी, डी एफ के बराबर, बी सी भुजा डी एफ के बराबर, और सी ए भुजा, जो सी ए भुजा है ये वाली भुजा, वो किसके, ई एफ के बराबर, ई एफ के बराबर। और जो पहला और लास्ट मिलकर बनेगा ए बी किसके बराबर, डी ई के बराबर, डी यही है जो कि 3 सेंटीमीटर है। और एक तरह से हम लोग किस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, 4 सेंटीमीटर वाले को लेकर, ठीक है। एक तरह से आपने यहाँ पर हमने नामकरण कर दिया, इस प्रकार से भी नामकरण कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी। आप यहाँ पे जब नामकरण करेंगे तो संगत भुजाओं को आप ध्यान देते हुए करेंगे, ठीक है। कोणों के बारे में आगे चर्चा करेगा तो हम लोग उसको भी समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसको एक तरह से हम लिख के दिखाते हैं आपको, यहाँ पे सी ए बी, इसको नामकरण हम लोग करते हैं सी ए बी। अब इस तरह से हम लोग बी ए सी नामकरण कर देते हैं ना, तो इसका भी पहले देखिए 3 सेंटीमीटर चलते फिर 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखना रहता है, डी ई एफ, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग सी ए बी लिखेंगे तो इसको हम लोग पहले 4 सेंटीमीटर फिर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पहले 4 सेंटीमीटर चलेंगे फिर 3 सेंटीमीटर चलेंगे, ठीक है। जैसे इच्छा करें वैसे कई तरह से नामकरण हम लोग कर सकते हैं। सी ए, चलिए सी ए बी हम लोग लिख देते हैं, त्रिभुज सी ए बी किसके सर्वांग सम होगा, ठीक है। तो सी ए पहले कौन सा है, देखिए सी ए यही ना है, सी से ए पर गए तो 4 सेंटीमीटर, तो यहीं एफ से यहाँ पर ई पर जाएंगे तब आपका 4 सेंटीमीटर है, तो फिर 4 सेंटीमीटर फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर यह है 3 सेंटीमीटर वाला, तो इसका नामकरण इधर से करेंगे, त्रिभुज एफ ई डी। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाएंगे, जब इनके संगत कोण भी आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है, संगत कोण बराबर रहेंगे। ए के बराबर ई था, बी के बराबर डी था, सी के बराबर एफ था, ठीक है। कोण भी बराबर हो जाए, साथ साथ सभी भुजाएं भी, या 3 सेंटीमीटर ये भी 3 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर तो ये भी है 4 सेंटीमीटर। और नामकरण हमने करने के लिए बताया कि आपको किस प्रकार से नामकरण करना है, ठीक है। पहले यहाँ पर आप भुजाओं का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के बाद 3 सेंटीमीटर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो दूसरा त्रिभुज जाएगा उसमें भी पहले 4 सेंटीमीटर चलेंगे फिर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नामकरण करेंगे तो अच्छे से आप मतलब सही होगा नामकरण, ठीक है। अब ऐसा नहीं रहेगा कि आपको यहाँ पे इस तरह से आप नामकरण कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे डी एफ ई आपने नामकरण कर दिया और यहाँ पे बी ए सी, कुछ भी नहीं चलेगा, है ना, कि मतलब यहाँ पे ध्यान रखेंगे भुजाओं का, है ना, कि पहले 4 सेंटीमीटर करना फिर 3 सेंटीमीटर, तो इसमें पहले 4 सेंटीमीटर फिर 3 सेंटीमीटर, तभी आपका नामकरण सही रहेगा। चलिए, यहाँ पर हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में समझ लिया। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। देखिए आगे हम लोग को दिया हुआ है ना, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ। चलिए इसमें हम लोग को देखिए आगे हम लोग को दे दिया गया, इस प्रकार से 2 त्रिभुज बनाए गए हैं ना। अब देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में ना कि यहाँ पर एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एक भुजा भी 3 सेंटीमीटर बना दिया है, और यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से निशान मारा है दोनों, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जो ई डी भुजा है वो एफ डी भुजा दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। वहीं इस त्रिभुज की हम लोग बात करें तो इसमें 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे बस एक भुजा, इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है, देख रहे हैं, बस एक भुजा यह बराबर है, एक भुजा यह बराबर है,
बाकी कुछ ही बराबर नहीं है। तो ये दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस आकृति को उठाकर हम लोग इस पर रख देंगे तो एकदम इसको ढक लेगा, या फिर इस आकृति को इस पर उठाकर रखेंगे तो ढक लेगा। तो ये दोनों आकृतियाँ आपस में सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे भी हम लोग को यहाँ पे इस तरह से दो फिगर बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि इस चित्र में भी हम लोग ना यहाँ पर देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 50 अंश का कोण है, यहाँ पर भी 50 अंश का कोण है, ठीक है। लेकिन हम लोग यह देख रहे हैं ना कि जो ए बी भुजा है और जो यहाँ पे क्यू पी भुजा है, ठीक है, यह बड़ी है, ठीक है। यह यहाँ पे अगर हम लोग लाते हैं तो लगभग यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। तो यह दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यह जो ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है इसको यहाँ पे पी क्यू आर इस त्रिभुज पर हम लोग उठाकर रख देंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा, है ना, नहीं कर पाएगा, है ना। चाहे इस त्रिभुज को हम लोग उठाकर इस पर रखेंगे तो इसको पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा, ठीक है। यह दोनों एकदम सर्वांग सम नहीं है। भले यहाँ पर एक कोण जरूर बराबर है, यह वाला कोण आपस में बराबर है, बराबर तो ही 50 अंश है दोनों। और यहाँ पर जो बी सी भुजा है यहाँ पे क्यू आर, यह दोनों 4 सेंटीमीटर है ना। इसके लिए यह भी जो भी रहता है यह वाली भुजा भी बराबर होना चाहिए, तब हम लोग कहते हैं, और यह वाली भी भुजा इसके बराबर होती तब हम लोग कह देते हैं कि सर्वांग सम है। फिलहाल में यहाँ पर एक कोण से और एक यहाँ पे एक भुजा से हम लोग नहीं बता सकते कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है, देखिए आगे हम लोग को इस प्रकार से फिगर बनाकर दिया हुआ है दोनों। यहाँ पे कोणों को इसलिए दिया था ना कि ताकि अब हम लोग कोणों के बारे में ही करके यहाँ पर अब अपघृत और आपको प्रमेय देगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अब कोणों का चर्चा कर रहा है कि मतलब कम से कम वो कितना हम लोग, जैसे कोई दो त्रिभुज को यदि हम लोग को सर्वांग सम दिखाना है ना, मतलब एकदम हूबहू दिखाना है कि मतलब इस त्रिभुज पर उठाकर हम लोग यह वाला त्रिभुज रख दें या इस वाले त्रिभुज पर उठाकर इस वाले त्रिभुज को रख दें, तो कम से कम क्या वो मान होंगे जिसको हम लोग बता दें, ठीक है। तो कम से कम क्या हम लोग बता दें कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि आप ना दो त्रिभुज खींचिएगा, ठीक है, दो त्रिभुज आपको बनाना है, एक यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर खींच लिया गया और यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बिंदु बी से ना 50 अंश का कोण बनाते हुए 2 सेंटीमीटर खींचा गया और यहाँ पर भी बिंदु क्यू से 50 अंश का कोण बनाते हुए 2 सेंटीमीटर यहाँ पे भुजा खींची गई और इस प्रकार से एक त्रिभुज ABC का यहाँ पे रचना हुआ और यहाँ पे PQR का त्रिभुज का रचना हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे ना कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, ठीक है। इस त्रिभुज को उठाकर इस पर रखेंगे, इस वाले त्रिभुज को इस पर उठाकर रखेंगे तो दोनों त्रिभुज एकदम सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो कम से कम यदि आप इतना बता दे रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पे ये हो गया साइड, ये हो गया साइड और फिर इसको कहते हैं एंगल और यह इसको कहते हैं साइड, ठीक है, यह भी साइड है। तो इसको इसी प्रकार से आपको आगे दिया जाएगा, ठीक है, कि अपघृत है। अपघृत को हम लोग को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अपघृत जो होता है यूक्लिड जी की वे कल्पनाएं हैं जो सार्वभौमिक सत्य है ना, इन्हीं के आधार पर हम लोग प्रमेय को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना साइड एंगल साइड सर्वांग समता। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, कब होंगे सर्वांग सम? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण के बराबर हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है ना कि जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया और यहाँ पर भी एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर ना दो भुजाओं के अंतर्गत मतलब यहाँ पे अंदर की बात कर रहा है ना। यहाँ पे ये भुजा एक भुजा है, इसके अंतर्गत यह 50 अंश का कोण बन रहा है और यह वाली भुजा के अंतर्गत यह वाला कोण 50 अंश बन रहा है, ठीक है। साथ साथ दोनों भुजाओं को भी बोला है ना कि यह 2 सेंटीमीटर है तो यह भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथ ही साथ उनके अंतर्गत जो भी कोण बन रहा है ना वह दोनों कोण बराबर हो। तो हम लोग क्या कह देंगे, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे यही बोलेंगे, ठीक है। साइड एंगल साइड था तो इसको बोलते हैं यस ए यस। यस का मतलब है साइड, साइड का मतलब यह भुजा, ठीक है, भुजा की बात कर रहा है। और फिर एंगल, ठीक, एंगल मतलब कोण की बात कर रहा है। फिर साइड का मतलब यह साइड की बात कर रहा है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज रहता है तो उसमें 3 साइड रहता है और साथ साथ 3 एंगल रहता है, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है ना कि देखिए जिस प्रकार से लिखा हो उसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि एक साइड है, साइड फिर एंगल है फिर साइड है, तो मतलब साइड हो गया फिर एंगल हो गया फिर साइड हो गया, या इस प्रकार से भी ले सकते हैं, यह साइड हो गया फिर एंगल और फिर यहाँ पे साइड, फिर यहाँ पे साइड और फिर यहाँ पे एंगल और यहाँ पे साइड, इसी तरह इसी क्रम में होना चाहिए, तभी हम लोग साइड एंगल साइड सर्वांग समता से कोई भी। देखिए अब यहाँ पे बस 3 बातों को हम लोग को बताकर ना कि यहाँ पे ये साइड इसके बराबर है, यह वाला कोण इसके बराबर है और यहाँ पे यह भुजा इसके बराबर है, हम लोग कह देंगे कि अब हम लोग कह सकते हैं देखिए कि यह वाली भुजा मतलब यह वाला कोण अब इस कोण के बराबर है, यह वाला जो यहाँ पे सी बिंदु पर कोण बनेगा ये इस यहाँ पे बिंदु आर पे जो कोण बनेगा उसके बराबर रहेगा। साथ साथ AC भुजा क्या रहेगी, PR के यहाँ पे बराबर रहेगी और यहाँ पे दोनों तो दिया हुआ था, ठीक है, कि ये 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर है, यह 2 सेंटीमीटर है ये भी 2 सेंटीमीटर है। चलिए तो इस अपघृत को हम लोग ध्यान में रखेंगे, अभी उसको आगे हम लोग नोट भी करेंगे, ठीक है। ऊपर दे दिया गया है ना, देखिए
कि साइड एंगल साइड नियम तो सत्य है, मतलब कह रहा है ना कि दो त्रिभुज रहेगा, यदि दोनों त्रिभुज में ना यहाँ पे जो भी साइड बन रहा है और उसके बीच में जो भी कोण बन रहा है, यदि वो दोनों बराबर है तो दोनों नियम मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। परंतु यह नहीं सत्य है, ठीक है, इसका याद रखेंगे आपको कि इसी इसी चीज़ को ना बस दूसरे क्रम में लिखा गया है, लेकिन यह सही नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पर यदि एंगल एक बराबर है और फिर दो साइड है आपस में बराबर है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कह देंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, या फिर साइड साइड एंगल नियम सत्य नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो भी हम लोग का अपग्रेड यहाँ पे दिया था ना 7.1 अपग्रेड, पहले इस अपग्रेड को नोट कर लेते हैं और यहाँ पे साइड एंगल साइड को भी समझ लेते हैं और फिर इसको भी समझ लेते हैं, इन दोनों को भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं कॉपी पर। चलिए हम लोग लिख देते हैं अभिगृहित हम लोग 7.1 की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है साइड एंगल साइड सर्वांग समता। ठीक है, इसको हम लोग पूरा नोट करते हैं। यहाँ पे नियम भी लिखा हुआ है, ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पूरा नोट करते हैं, जो भी हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। दिया है ना हम लोग को कि दो त्रिभुज लिख देते हैं सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। तो हमने पूरी बात को लिख दिया कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण के बराबर हो। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए कि कम से कम हम लोग इतना कह देंगे ना, तो दो त्रिभुज क्या होंगे, आपस में एकदम सर्वांग सम होंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को वो लोग छिपा लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर यहाँ पे रेखाखंड खींच देते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर खींच दिया। चलिए यहाँ पर भी हम लोग दूसरा बनाते हैं जिसका हम लोग कुछ और नामकरण कर देंगे, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर खींच दिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर खींचने के बाद आप जितना अंश का इच्छा करें कोण, उतने अंश का आप कोण बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग ना आपको जितना अंश का इच्छा करें, ठीक है, 30 अंश 40 अंश जो भी, तो यहाँ से हम लोग ना यहाँ से हम लोग बना देते हैं। चलिए 50 अंश का ही कोण बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 10, यह 20, ये 30, ये 40, यह 50 अंश है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इधर लिखा गया है, ठीक है। 50 अंश, ये 60 अंश है, 70, ये 80 और यहाँ पे सीधे 90 रहता है। तो यहाँ पर चलिए 50 अंश का ही बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से बिंदु लगा दिया, ठीक है। चलिए और यहाँ पर भी हम लोग को बना देते हैं 50 अंश का कोण। यहाँ पर इस प्रकार से हम 50 अंश का हमने यहाँ पे कोण बना दिया, ठीक है। 50 अंश के सामने यहाँ पर हमने बिंदु लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर एक साइड हमने बराबर ले लिया, ठीक है। हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर लिया था ना, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं कि यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर हमने लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने 50 अंश का कोण बनाते हुए, अब आपकी जितना इच्छा करें उतना यहाँ पे इसकी लंबाई आप ले सकते हैं, ठीक है। या जो एक हम लोग यहाँ पे भुजा बनाने वाले हैं, ठीक है, इसकी आप लंबाई जितना इच्छा करें उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं, फिर यहाँ पे इसको हम लोग नाप भी लेंगे। चलिए इस प्रकार से हमने खींच लिया और यहाँ पर भी खींच लेते हैं। पहले हम लोग कोण बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम इस प्रकार से हमने खींच लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने कितने 50 अंश का कोण बनाया ना,
तो चलिए यहाँ पर हम लोग 50 अंश का कोण बना देते हैं। ये अभी हमने 50 अंश का कोण बनाया, ठीक है। अब इसकी आप लंबाई नाप लीजिए, ठीक है। मतलब लंबाई आपको लेने की इच्छा अनुसार आप जितना ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए कुछ नाप लेते हैं, इसका 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने नाप कर, चलिए 5 सेंटीमीटर पर है, 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं ना। यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोग को दो साइड आपस में बराबर दिखाना है और बीच का एंगल बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5 सेंटीमीटर तक ही ले लेते हैं। चलिए यह भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, चलिए इसको भी 5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर ही लेंगे। यह जो मेरी आप लंबाई ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर है, तो यह भी 4 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। यह 3 सेंटीमीटर, तो यह भी 3 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। यह तो हमने बिंदु लगाया तो यहीं तक 5 सेंटीमीटर था, इसलिए हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। चलिए 5 सेंटीमीटर ये भी ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर यह बिंदु है और यह वाला बिंदु आप मिला देंगे तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी इसको आप मिला देंगे तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज बन गया। और ये जो दोनों त्रिभुज बना है ना, देखिए कम से कम हमने इतना बताया कि एक साइड यह वाला साइड बराबर, और यहाँ पे बीच का जो भी इनके एंगल बन रहा है, ठीक है, दोनों साइड यहाँ पे बराबर हो गए और इनके बीच का एंगल बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम त्रिभुज हैं, ठीक है। सर्वांगसम का हमने यहाँ पर चिन्ह बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कोण बनेगा आप नापेंगे तो यह वाला कोण बराबर आ जाएगा, यह वाला कोण और यह वाला भी कोण बराबर आ जाएगा, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। हम नामकरण कर देते हैं ABC, हमने नामकरण कर दिया, और यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं PQR, हम लोग नामकरण कर देते हैं, ठीक है। यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है और नामकरण आप कर देते हैं हम लोग ABC, ठीक है। इस तरह से हम लोग नामकरण करते हैं ABC, तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर पहले ना 5 सेंटीमीटर चला, फिर कोण आया और फिर भुजा है, तो यहाँ पर भी पहले 5 सेंटीमीटर चलेंगे, फिर कोण, फिर भुजा, ठीक है। तभी इसी प्रकार से आप सर्वांगसम त्रिभुजों को दिखा पाएंगे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज PQR। आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ना कि जो A पर कोण बनेगा वहीं P पर कोण के बराबर होगा, जो A पर कोण बनेगा वो P के बराबर, जो B पर कोण बनेगा वहीं Q पर कोण के बराबर। यहाँ पर देख भी रहे हैं, यहाँ 50 अंश है, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो C पर कोण बनेगा वो यहाँ पे R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। C किसके संगत कोण है, R के, ठीक है। और इसमें AB भुजा किसके बराबर रहेगी, PQ के। तो AB भुजा 5 सेंटीमीटर, तो PQ भुजा 5 सेंटीमीटर। फिर दूसरे को देखते हैं, ठीक है, BC को देखते हैं। यहाँ पे BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे QR को देखते हैं, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं लास्ट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे QR कितना है, 6 सेंटीमीटर। और लास्ट में फिर AB को लेंगे, AC को, ठीक है, पहले और अंतिम को। AC भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो PR है इसके बराबर, PR के बराबर हो जाएगा। यदि नापना रहेगा तो आप इस भुजा और इस भुजा को नाप सकते हैं, और इस वाले कोण को भी, इन कोणों को भी नाप सकते हैं। जो कोण A पर बन रहा है और P पर, इन कोणों को भी आप नाप कर देख सकते हैं ना, यदि नापना रहेगा तो। चलिए एक बार हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नापने पर यह कोण ना यहाँ पर 55 हो जाएगा। 55 अंश से एकाद अंश कम ही मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी नापते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको उतना ही मिला है, ठीक है। यहाँ पे 50-60 के बीच में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 55 अंश से एकाद अंश कम ही मिला है, ठीक है। तो यह दोनों कोण आपस में बराबर रहेंगे, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, साथ साथ यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। तो यही हो गया, यह हम लोग का अपघृत था, ठीक है। अपघृत को हम लोग को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है ना, यह सार्वभौमिक सत्य है। इस प्रकार से हमने आपको त्रिभुज बनाकर दिखाया, ठीक है, कि दो त्रिभुज में हमने पहले दो भुजाएं, यहाँ पे यह वाली भुजा और यह वाली भुजा हमने इस भुजा के बराबर ले लिया, और यह वाली भुजा इस भुजा के, और बीच में जो भी कोण बना था वो हमने बराबर बना दिया, ठीक है। तो यह दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम। इस त्रिभुज को उठाकर हम लोग इस पर रखेंगे तो एकदम छिपा लेगा, और यह वाले त्रिभुज को इस पर उठाकर हम लोग रखेंगे तो एक दूसरे को छिपा लेगा, ठीक है। मतलब यह वाली भुजा इसके बराबर, यह वाली भुजा इसके बराबर, यह वाली भुजा इसके बराबर, यह वाला कोण इसके, यह वाला कोण इसके, यह वाला कोण इसके। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। और यहाँ पर हम लोग कारण देंगे, ठीक है। आगे प्रश्न, मतलब यहाँ पे जो भी प्रश्नावली आएगा ना, तो उसमें प्रश्न रहेगा तो हम लोग इसको कारण से यही देंगे, ठीक है। दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना रहेगा तो हम लोग कम से कम इतना दिखा देंगे ना कि यहाँ पर एक भुजा बराबर है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, और उनके बीच में जो भी अंतर्गत कोण बन रहा है वह कोण आपस में बराबर है। तो हम लोग कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम त्रिभुज है। ये हम लोग को सिद्ध करने के लिए आएगा। तो चलिए अपघृत 7.1 को हमने समझ लिया। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। देखिए आगे हम लोग को यही दे दिया गया था ना कि यहाँ पे साइड एंगल साइड नियम तो सत्य है, ठीक है। यह तो नियम सत्य है, हमने साइड एंगल साइड को समझ लिया। और देखिए एंगल, जैसे कि यहाँ पर देते हैं ना, एक कोण और दो भुजाओं की बात करते हैं, ठीक है। एक कोण एंगल है, फिर साइड है, फिर साइड है, इसकी यार देखिए साइड साइड एंगल इसकी बात करें, ठीक है। तो ये नियम सत्य नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आपको दो फिगर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे फिगर बनाया गया, तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि एक कोण 50 अंश है, यहाँ पर भी 50 अंश है, और यह ये दो भुजाएं हैं। तो इस प्रकार दो त्रिभुज बनाया गया है
जिसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी कोण 50 अंश है, यह भी कोण 50 अंश है, और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज ना आपस में सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होंगे, ठीक है। जब भी दो यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दे देना, तो उनके बीच में जो भी यहाँ पर दो भुजाएं हैं, ठीक है, इनके देख रहे हैं कि इनके बीच में कोणों की चर्चा नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो इनका यहाँ पे कोणों का चर्चा नहीं किया है। जब तक दो भुजाएं रहेंगी उनके बीच में कोणों का चर्चा करेगा तभी एंगल साइड एंगल में ही आपको नहीं, साइड एंगल साइड में ही आपको दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बनाए गए, दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं तो बराबर है, ठीक है। दो भुजाएं ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, साथ साथ एक एक कोण यहाँ पर बराबर दे दिया गया है। लेकिन फिर भी क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कारण दिया गया था, ठीक है, कि यहाँ पर साइड एंगल साइड तो होगा सर्वांग सम, लेकिन एंगल जो है और साइड साइड एंगल नियम सत्य नहीं है। चलिए, तो साइड एंगल साइड रहेगा तो त्रिभुज सर्वांग सम रहेंगे, जो भी दो त्रिभुज दे रहेंगे। और यहाँ पर दे दिया गया था एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल, मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी और एक कोण बराबर रहेगा, ठीक है। तब ये दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे, आपस में सर्वांग सम नहीं रहेंगे, दो भुजाएं और एक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर दिया था एग्जाम्पल में, आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, दो भुजाएं इसमें बराबर हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन देख रहे हैं दोनों में एक एक कोण बराबर है, तभी भी दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं, आगे हम लोग को दे दिया गया है ना, दो त्रिभुज दे दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कम से कम हम लोग इतना बता देंगे ना कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए ना कोई एक आप भुजा खींच दीजिए, यहाँ पर भी भुजा, दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यह भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर लिया गया, और इस बिंदु से भी खींचा गया 60 अंश का कोण बनाते हुए, इस बिंदु से भी खींचा गया 60 अंश का कोण बनाते हुए, और साथ साथ जो यहाँ पर बिंदु था, इस बिंदु से भी, इस शीर्ष से भी खींचा गया 45 अंश का कोण, और यहाँ पर 45 अंश का कोण। तो इस प्रकार जो दोनों त्रिभुज बनेगा ना, वो आपस में सर्वांग सम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम यदि आप इतना बता दिए ना, देखिए इसे बोलते हैं एंगल साइड एंगल, मतलब यहाँ पे कोण फिर भुजा फिर कोण, ठीक है। तो इसे कहते हैं एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम यदि आप बता दिए कि यहाँ पे जो भी दो कोणों के बीच में एक भुजा बराबर रहेगी ना, दो कोण रहेंगे, दोनों कोण आपस में संगत कोण बराबर होनी चाहिए, साथ साथ उनके जो भी बीच भुजा है वो बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल, ठीक है। भुजा कोण भुजा, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी लिखा जाता है। तो यहाँ पर आगे लिखा भी है कि चूंकि इस परिणाम को सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, प्रमेय कहेंगे। जाहिर सी बात है, जिसको जिसको सार्वभौमिक सत्य घटनाएं थी जो उसे अपघृत किया कहा गया, और मतलब जिन भी परिणाम को आप लोग सिद्ध कर सके, मतलब सिद्ध किया जाए जिसे, उसे क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दे दिया गया आपको एंगल साइड एंगल सर्वांग समता को आपको सिद्ध भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया गया प्रमेय में हम लोग जानते हैं कि इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, अपघृत को तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो यूक्लिड की सार्वभौमिक सत्य कल्पनाएं है ना, वो सत्य ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रमेय को हम लोग को सिद्ध करना है, तो यहाँ पर दे दिया गया ना कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, कब होंगे, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। मतलब कह रहा है कि दो त्रिभुज होना चाहिए, और यही कारण है ना, दो त्रिभुज होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर कोण बने, ठीक है, यहाँ पर दो कोण बने तो दोनों संगत कोण बराबर हो, और साथ साथ उनके बीच में जो भुजा बन रही है वो भुजा बराबर हो, तो हम लोग कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम त्रिभुज है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अब इसको हम लोग को सिद्ध करने के दिया है ना, कि उपपत्ति दिया हुआ किस प्रकार से इसको सिद्ध करना है, ठीक है। हमें दो त्रिभुज ABC और यहाँ पे DEF दे दिया गया है, जिसमें यहाँ पर कोणों की बात कर दिया गया है ना, दो त्रिभुज आपको पहले से ही बराबर, मतलब दो कोण पहले से ही आपको बराबर दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे त्रिभुज बनाया रहेगा, ठीक है, कि कोण B और E बराबर है, C और F बराबर है, और साथ साथ एक भुजाएं उनके बीच की आपस में भुजाएं बराबर है। तो हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और सर्वांग सम होगा कोण त्रिभुज है, त्रिभुज DEF के, ठीक है। यहाँ पर आपको आगे फिगर बनाया भी हुआ है, ठीक है। इसमें ना कुल 3 संभावनाएं होंगी, ठीक है। चलिए, प्रमेय 7.1 को हम लोग नोट कर लेते हैं और साथ साथ इसको समझ भी लेते हैं। लिखते हैं प्रमेय 7.1, जो कि हमें दे दिया गया है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जो भी दे दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। दिया हुआ है ना कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दो
तो हमने लिख दिया कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। मतलब दो त्रिभुज होने चाहिए, दोनों त्रिभुज में अंतर्गत जो भी यहाँ पे भुजा बराबर हो और साथ साथ जो भी कोण है दोनों कोण बराबर होना चाहिए और उसके अंतर्गत जो भी भुजा है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग इसको सिद्ध किस प्रकार करेंगे, हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे उपपत्ति। ठीक है, हम लोग अभी इसी प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ABC बनाएंगे हम लोग, ABC त्रिभुज हम लोग बनाएंगे अभी। और यहाँ पे DEF हम लोग ये दो त्रिभुज बनाएंगे। फिलहाल में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें त्रिभुज ABC, हमें दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे। दो त्रिभुज ABC तथा, या और लिख देते हैं, और यहाँ पे DEF, त्रिभुज DEF दिए हैं। और इसमें हम लोग को दो त्रिभुज तो दिया हुआ है और उसमें हम लोग को बात कर दिया गया कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। साथ साथ यह वाली जो भुजा है ना BC वो EF के यहाँ पे बराबर है। दो भुजाएं, दो कोण बराबर है और उसके अंतर्गत जो भी भुजाएं वो भी बराबर है। हमने लिख दिया कि हमें दो त्रिभुज ABC और DEF दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है, जिसमें हम लोग लिख देते हैं जिनमें कौन कौन सा कोण B और E बराबर है, कोण B बराबर कोण यहाँ पे जो E बन रहा है यह बराबर है। और हम लोग को देखिए दूसरा कोण यह C, जो C पर कोण बन रहा है और वो F के कोण के बराबर है। ठीक है, कोण रहेगा कोण F के बराबर है। और एक भुजा हम लोग को भुजा BC दे दिया गया है। ठीक है, और भी हमें दे दिया गया है BC बराबर EF। तो हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए तीन स्थितियां हम लोग मानेंगे। देखिए क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग ना अभी प्रमेय 7.1 हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग ना देखिए बस इसी को हम लोग जानते हैं कि साइड हम लोग सर्वांग समता के बारे में पढ़ चुके हैं ना, कि यदि दो भुजाएं बराबर रहती हैं उनके बीच में अंतर्गत जो भी कोण रहता है वो बराबर हो जाता है। तो हम लोग दो त्रिभुजों को क्या कह देते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल तीन स्थितियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग मान लेंगे पहले वाले में ना, हम लोग पहले वाले मान लेंगे कि यह जो AB भुजा है, ठीक है, क्योंकि सर्वांग सम से ही हम लोग किसी त्रिभुज को, दो त्रिभुज को सिद्ध करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को यह सिद्ध करना है कि यदि दो एंगल बराबर हो ना, दो एंगल बराबर हो, उनके बीच के भुजा भी बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यह हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग पहली स्थिति में देखिए इस प्रकार से मानेंगे। देखिए हम लोग को दे दिया गया कि यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग पहले मान लेंगे कि AB जो भुजा है वो DE, यह वाली दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, हम लोग पहले के शर्त में मान लेंगे ना, कि कल्पना कर लेंगे कि AB बराबर क्या है, DE है। ठीक है, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के हम लोग बराबर मान लेंगे। तो इस देखिए यह वाला कोण तो बराबर हम लोग को पहले से दिया हुआ है और यह वाली भुजा भी हम लोग को पहले से ही बराबर दे दिया गया है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हम लोग क्या कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो एक तो यह स्थिति हो सकता है। चलिए दूसरा में यह स्थिति हो सकता है ना कि AB वाली जो भुजा है ना, AB वाली भुजा यहाँ पर बड़ी हो, इससे DE से बड़ी हो, तब क्या होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा में यह भी हो सकता है संभावना कि AB क्या हो, छोटी हो, किससे, DE से। हो सकता है इस वाली भुजा से यह वाली AB वाली भुजा छोटी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दूसरा जो हमने लिखा कि AB बड़ी हो और DE छोटी हो। और एक यह कल्पना हो सकती है कि AB और क्या है DE बराबर हो। तीन शर्तों को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग लिखते हैं स्थिति पहली। तो इस प्रकार से हमने दो त्रिभुज बना दिया। चलिए नामकरण हम लोग को जिस प्रकार से किए थे ABC हम नामकरण कर दिया है और इसको DEF हमने नामकरण कर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग पता है कि यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, साथ ही साथ यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और यहाँ पे C पे जो कोण बन रहा है वो किसके, EF के बराबर है। इतना तो हम लोग को पता है। तो पहले वाली शर्त में हम लोग मान लेते हैं ना, पहली वाली स्थिति में कि AB और यहाँ पे क्या है DE बराबर है। यदि हम लोग पहले वाली स्थिति में इसको और इसको भी बराबर मान लिए तो हम लोग क्या कर देंगे, साइड और फिर एंगल और फिर साइड, इसमें भी हो जाएगा साइड और एंगल फिर साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हम लोग कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे AB बराबर लिख देते हैं, AB बराबर हम लोग DE, हम लोग लिख देते हैं DE, या लिख देते हैं कल्पना की है। हम लोगों ने ऐसा मान लिया। ठीक है,
कि यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और यह कोण बी जो है वह कोण ई के बराबर, यह हम लोग को दिया हुआ था, ठीक है, कि बी और ई बराबर है, सी और एफ बराबर है और बी सी भुजा यहाँ पे ई एफ के बराबर ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग लिख देते हैं दिया है। और यहाँ पर ना जो यह वाली बी सी भुजा है, यहाँ पे बी सी भुजा बराबर है किसके, ई एफ के, यह भी हम लोग को क्या है, यह दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग साइड एंगल साइड देखें, यह वाली साइड हो गया, फिर एंगल यह वाला एंगल, ठीक है, यह भी बराबर हो गया और फिर यहाँ पे भुजा, ठीक है, साइड एंगल साइड, यह भी तीसरी वाली भुजा भी बराबर होगी, ठीक है, यह दोनों, यह भुजा इसके बराबर और फिर जो भी बीच में कोण बन रहा है वो भी बराबर है और यह वाली भुजा भी आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग कह देंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से यह दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। तो हमने देखा कि यह साइड भी बराबर है, चलिए यहाँ पर हम साइड लिख देते हैं, यह वाला एंगल बराबर हो गया, फिर साइड बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी। देखिए हम लोग इस प्रकार से ले रहे हैं, यह साइड फिर एंगल फिर साइड, तो यह भी साइड फिर एंगल फिर साइड, क्योंकि हम लोग पता है कि यह वाला किसके बराबर है, यह इसके बराबर और यह हम लोगों ने कल्पना की है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नामकरण करेंगे। सर्वांग सम किसके होगा, ए बी, पहले भुजा चले ना ए बी, तो इसका मन माना है डी ई के, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, यह दोनों क्या हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज हो गया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं किस नियम से, साइड एंगल साइड, हम लोग लिख देते हैं सर्वांग समता नियम द्वारा, ठीक है। तो यह हमने एक स्थिति यह हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि यह क्या है, बड़ी है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं स्थिति अब सेकेंड। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं ना कि जो ए बी है, ए बी जो भुजा है वह बड़ी है, ए बी भुजा जो यहाँ पे डी ई से बड़ी है। चलिए पुनः हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए नामकरण यही है, ए बी सी ही नामकरण है और यहाँ पर भी डी ई एफ ही नामकरण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को इसमें पता है कि यह वाला कोण इस वाले कोण, यह वाला कोण इस कोण के बराबर है, यह वाला कोण इसके बराबर, साथ साथ ये वाली भुजा बराबर है ना। तो इसमें हम लोग मानते हैं कि ए बी जो क्या है वो बड़ा है, ठीक है, ए बी जो डी ई से क्या है बड़ा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं बिंदु पी तक, ठीक है, जो यहाँ पर देखिए अब हमने माना है ना कि ए बी यह वाली मान लेते हैं, यह वाली लंबाई यदि 3 सेंटीमीटर है तो यह वाली 5 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से हमने माना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं माना है, तो यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, जो भी है तो इसके बराबर तक ही हम लोग ले लेते हैं, है ना, जो कि अभी हम लोग सिद्ध कर देंगे कि पी और ए क्या है, दोनों एक ही बिंदु है, ठीक है, ऐसा हम लोग अभी सिद्ध कर देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे मानने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि डी ई क्या है, हमने माना इसमें ना कि ए बी क्या है वो बड़ा है, ए बी को हम लंबाई को हम लोगों ने बड़ा माना हुआ है, तो हमने डी ई के बराबर यहाँ पर हमने पी बिंदु ले लिया, ठीक है, डी ई के बराबर यहाँ पे बी पी बिंदु हमने ले लिया। तो अब हम लोग को यहाँ से अब हम लोग को रेखा खींचना पड़ेगा बिंदु सी से बिंदु पी तक, यहाँ पर हम लोग डाट डाट करके खींच देते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज किसमें, पी बी सी में, त्रिभुज पी बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। अब इन तीनों त्रिभुजों में अब हम लोगों ने ना इतना ही ले लिया है ताकि यहाँ पर डी के बराबर यहाँ पे पी बी हो, ठीक है। तो हमने लिख देते हैं यहाँ पे पी बी बराबर यहाँ पे डी ई, ये हमने लिख देते हैं रचना से, ठीक है, इतना हमने ले लिया है। और यहाँ पे कोण बी बराबर यहाँ पे कोण ई आपको दिया ही हुआ है, लिख देते हैं दिया है, ठीक है। और बी सी बराबर यहाँ पे ई एफ भी आपको दिया ही हुआ है, तब क्या हो जाएगा, यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, है ना। यह वाली साइड को हमने बता दी कि इसके साइड के बराबर हमने इसको ले लिया है और यह वाला कोण बराबर है और यह वाली भुजा बराबर है, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं पी बी त्रिभुज पी बी सी सर्वांग सम हो जाएगा डी त्रिभुज डी ई एफ के, कैसे हमने लिख दिया, साइड एंगल साइड नियम द्वारा।
तो आप देख रहे हैं कि यह जो छोटा वाला आपको त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है, त्रिभुज तो आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये इस वाले के सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया है ना। लेकिन देखिए हम लोग को ना जो हम लोग को यहाँ पे पहले दे दिया गया था यहाँ पे प्रमेय में कि यह वाला जो कोण है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि आप P बिंदु ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यदि P बिंदु ले रहे हैं तो यह वाला कोण क्या हो जा रहा है, C कोण हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे C वाला कोण है, यहाँ से यहाँ तक वाला कोण इस कोण के बराबर है ना। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि यह वाला पूरा कोण ना इतने के ही बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पर संगत कोण हो जाएगा, ठीक है। यह दोनों क्या कोण हो जाएंगे, यह वाला कोण जो यहाँ पे DEF मतलब जो यह पे कोण बन रहा है, यह आप PCB के बराबर आप कह रहे हैं, है ना। आप कह रहे हैं कि जो यह पर कोण बन रहा है वो PCB के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे संगत हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और यह वाली भुजा इसके भी बराबर हो जाएगा, है ना। अर्थात यह मतलब हम यह पता चला हम लोग को ना कि जो इतना वाला कोण आप कह रहे हैं कि इसके बराबर है ना। तो चलिए एक बार इसको हम लोग लिख भी देते हैं कि इतना सा कोण इस कोण के बराबर है, PCB लिख देते हैं, कोण PCB बराबर हो जाएगा कोण, यहाँ पे कोण एफ ही लिख देते हैं हम लोग, कोण एफ के ही बराबर हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। कैसे हमने लिख दिया, यह हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर लिया है, तो हो जाएगा संगत कोण से। हम लोग जानते हैं कि संगत कोण आपस में बराबर रहते हैं, दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम होंगे तो संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर रहते हैं। तो यह वाले कोण की यह वाले कोण के बराबर, तो आप देखेंगे ना कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर यह संभव नहीं है, ठीक है। यह वाला कोण जो कि यहाँ पे यह इस वाले कोण के संभव नहीं है, हम लोग को कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक के बराबर हम लोग को ना पहले से ही दिया हुआ है, यह वाला कोण यहाँ से यहाँ तक के बराबर है। आप कह रहे हैं कि यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर है, इसका यह तभी संभव है ना जब यहाँ पे P वाला जो बिंदु है यह P पर नहीं, कितना पर, कहाँ पर हो, A पर हो, जो यह P वाला हो, ताकि यहाँ पर आपकी रेखा यहाँ से यहाँ तक जाए, ठीक है। जो भुजा है जो यहाँ पर ना होकर कहाँ पर है, इस प्रकार से है ना। नहीं तो यह वाला कोण का वैल्यू गलत हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यदि PCB को आप ले रहे हैं ना तो यह इसके बराबर नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है। हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम तो सिद्ध कर दिया, लेकिन यहाँ पे यह संभव नहीं है कि PCB और यहाँ पे DFE यह दोनों बराबर हो। यह तभी संभव है जब यहाँ पे P वाला बिंदु किस पर है, A वाले पे हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर परंतु हम लोग लिख देते हैं परंतु हम लोग को दिया था कि ACB जो यहाँ पे पूरे वाले कोण की हम बात कर रहे हैं, जो C पर पूरा कोण बन रहा है, ACB बराबर हम लोग को यहाँ पे कोण एफ लिख देते हैं। कोण एफ हम लोग को पहले से ही दिया हुआ था, ठीक है, इसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं ना। पहले से ही हम लोग को दिया गया था कि जो यहाँ पर C पर पूरा कोण बना है वही आपके बराबर, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर पहले इसमें हमने दूसरे स्थिति माना कि दूसरे वाली स्थिति में हमने यह माना कि यह AB भुजा बड़ी है, तो यहाँ पर हमने मान लिया और इस भुजा के बराबर दिखाकर, और यहाँ पे कोण तो बराबर था और ये वाली भुजा बराबर थी, दोनों को हम लोगों ने सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध कर लिया, ठीक है। लेकिन यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तभी संभव है जब यह P वाला बिंदु यहाँ पर न होकर यहाँ पर रहे। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः जो P वाला बिंदु है किस पर होना चाहिए, A पर। अतः बिंदु P तथा बिंदु A संपाती बिंदु हैं, ये तभी संभव है, ठीक है, बिंदु हैं। अर्थात ये होगा ना कि P और A दोनों एक ही बिंदु पर यहीं पर हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर D, अर्थात हम लोग का हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज DEF के। तो यहाँ पर दो स्थितियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है ना। हम लोग को यहाँ पे साइड एंगल सर्वांगसमता को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को पहले ही पता है कि दो यहाँ पे कोण बराबर है, उनके अंतर्गत की भुजा बराबर है। तो हमने पहले कल्पना की कि यहाँ पर AB और यहाँ पे जो DE भुजा है आपस में बराबर है, ठीक है। बराबर है तो क्या हो गया, यह साइड बराबर हो गया और एंगल बराबर हो गया, और साइड एंगल से हमने कह दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यह तो ठीक है। और फिर हमने सेकंड स्थिति माना कि जो AB भुजा है वो क्या है, DE से बड़ी है, ठीक है, AB भुजा DE से बड़ी है। तो हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे P बिंदु पर यहाँ पे DE के बराबर है, यह इसके इतना सा के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग का यह इसके बराबर हो गया, और यहाँ पर यह कोण बराबर है और यह वाली भुजा बराबर है, यह तो दिया हुआ था, और यहाँ पे कोण भी दिया था। तो हमने साइड एंगल साइड से यह इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, ठीक है, सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लोग को पता चला ना कि PCB यह इसके बराबर नहीं हो सकता, जो यह पर कोण बन रहा है इसके बराबर नहीं हो सकता, है ना। यह तभी हो सकता है जो P और A बिंदु दोनों क्या है, संपाती बिंदु रहे, ठीक है, एक ही पर यह दोनों बिंदु क्या रहे, एक ही पर यहीं पर है, तभी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसलिए हमने लिख दिया कि यहाँ पे संगत कोण से
पी सी बी और यह कोण एफ के बराबर होगा, लेकिन हम लोग को दिया था कि ए सी बी बराबर यहाँ पे कोण एफ, ए सी बी जो कोण एफ के बराबर ये हम लोग को दिया था। अतः बिंदु पी तथा बिंदु ए समपाती बिंदु है। ये जो हम लोग मानकर हल कर रहे थे ना कि इसको बड़ा मान रहे थे ना, तो ये गलत मान रहे थे हम लोग, ठीक है। बड़ा पर ये सही नहीं होगा, बड़ा पर सही नहीं होगा। अर्थात हम लोगों ने जब इसको हल कर दिया ना, जब इस त्रिभुज का सर्वांग सम दिखाया ना, तो हम लोग को इसको हल करने पर पता चला कि यहाँ पे पी और ए दोनों बिंदु क्या है, समपाती बिंदु है, एक ही बिंदु है ना, ए बी जो डी से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अर्थात हम यहाँ पे ए बी बराबर यहाँ पे डी हमने लिख दिया, और त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ हमने लिख दिया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, यह सेकेंड स्थिति था हम लोग का, ठीक है, यह स्थिति सेकेंड था। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड स्थिति पे। थर्ड स्थिति में क्या हो जाएगा, यह वाली भुजा इससे बराबर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ए बी भुजा से क्या हो जाएगी, यहाँ पर डी भुजा बड़ी हो जाएगी, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे स्थिति रहेगा यहाँ पे थर्ड। चलिए जिसमें हम लोग का ना डी ई भुजा बड़ी हो जाएगी ए बी से। तो चलिए हम लोग पहले दो त्रिभुज ही बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज बना लेंगे तभी हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नामकरण कर देते हैं इसका, ए बी सी नामकरण है, इसका डी ई एफ नामकरण है, ठीक है, यही नामकरण है। और यह वाला कोण इसमें यह इस वाले कोण के बराबर है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, साथ साथ यह वाली भुजा इसके बराबर है ना। अब इसमें हम लोगों ने माना है ना कि ए बी क्या है, छोटा है, और डी ई क्या है, यह बड़ा है, ठीक है। इसको हम लोगों ने इस प्रकार से माना है, ठीक है। और इसको भी हल करके हम लोग देखिए, इसमें हम लोग यहाँ पर अब बिंदु हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक है। अब पी बिंदु मान लेते हैं और इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। पी से अब हम लोग एफ को मिला देते हैं। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, पी तक हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ना डीई को बड़ा माना है, ठीक है, बड़ा माना है। तो हम लोग ई पी इतना हम लोग ले रहे हैं कि इसके ए बी के बराबर रहे, ठीक है। इतना हमने लिया कि यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। और बाद में हम लोग दिखा देंगे कि पी और डी क्या होना चाहिए, संगत होना चाहिए, संगत बिंदु होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना तक हम लेकर इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे ना, तो यहाँ पर कोण देखिए, इतना सही कोण क्या हो जाएगा, इसके बराबर। लेकिन इतना नहीं कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसी बातों को हम लोग पूरी बातों को लिख देते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं कि ए बी के बराबर हमने पी ई तक ले लिया, ठीक है, पी ई इतना के बराबर हमने, है ना, माना कि पहले हम लोगों ने मान लिया कि ये वाली बड़ी है, तो इतना हमने ले लिया ताकि इसके बराबर तक ही हम लोग ले पाए। ये हमने रचना से ले लिया, रचना से ये हमने लिया। साथ साथ हम लोग को यह वाला कोण हम लोग को पता है कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, कोण बी यह कोण ई के बराबर हम लोग को यह पहले ही दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। और साथ साथ हमको लोग को यह भुजा जो है बी सी भुजा वह ई एफ के भी बराबर हम लोग को यह भी दिया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह वाली साइड बराबर हो गई, यह साइड, यह हो गया एंगल, और यह हो गया फिर साइड। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से क्या हो गया, यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी हो गया सर्वांग सम हो गया पी ई एफ के, त्रिभुज पी ई एफ के यह सर्वांग सम हो गया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, ठीक है। इसी का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए जब यह दोनों त्रिभुज, यह छोटा सा त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हो गया ना, तो यहाँ पे दोनों का ना संगत कोण बराबर हो गया। यहाँ पे जो यहाँ पे कोण बन रहा है इस कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, साथ साथ यह वाला कोण इस कोण के बराबर। तो यहाँ पे पी एफ ई के बराबर यह वाला कोण सी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए यह दोनों आपस में बराबर होने के लिए यह वाला कोण ना यह इस पर चाहिए, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार हम संगत भुजा से लिखते हैं, है ना, लिख देते हैं कि ए सी बी यह वाला कोण ए सी बी, यहाँ पे ए सी बी हमने ले लिया, ठीक है। यह बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ ई के। कोण हम लोग लिख देते हैं पी एफ ई के। यह कैसे हमने लिख दिया, संगत कोण से। जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम रहते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर रहते हैं। तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, ठीक है। तो यह इसके ना, यह इसके सिर्फ इतने के ही बराबर नहीं है, यह इतने पूरे के ही बराबर है। ये हम लोग को पहले ही दे दिया गया था, है ना, कि जो यहाँ पर सी पर कोण बन रहा है यह सी वाला कोण, ठीक है,
यह किसके बराबर है? कोण यफ के बराबर है। यह हम लोग को पहले बताया, यफ यहाँ से यहाँ तक है ना। यह तभी संभव है जब P यहाँ पर न रहकर कहाँ पर है? D पर है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः बिंदु P तथा बिंदु D क्या है? समपाती बिंदु हैं। हमें अलग अलग दिख रहे हैं दोनों बिंदु, लेकिन दोनों क्या है? एक ही पर होनी चाहिए, यहीं पर होनी चाहिए, ठीक है। समपाती बिंदु हैं। तब क्या हो जाएगा? ए बी बराबर डी ई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो हमने इस प्रमेय को भी सिद्ध कर दिया है ना। हम लोग को पहले यह पता था कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता, यह अपगृहित था, ठीक है। अपगृहित हम लोग को पता था कि यदि एक साइड और उनके बीच का कोण हम लोग को पता चल जाए, यह वाली भुजा बराबर है दोनों त्रिभुज का, ठीक है, यह वाली भुजा और फिर उसके और यह वाली भुजा भी, ठीक है, और उसके बीच भी कोण भी बराबर है, तो हम लोग कह देते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता, मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता था। लेकिन हम लोग को अब देखिए, अब इसको भी हम लोग कहेंगे सर्वांगसम, है ना। इसको भी हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है ना कि यदि कोई भी त्रिभुज रहेगा ना, तो एक यहाँ पे दो कोण बराबर रहेंगे और उसके बीच में जो भुजा है वह बराबर है, ठीक है। दो कोण और उनके मध्य जो भी भुजा है दोनों त्रिभुजों की बराबर है, तो हम लोग कह देंगे दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में सर्वांगसम त्रिभुज है ना। इसको हम लोगों ने तीन स्थितियों से मानकर देखा, ठीक है। एक बार ए बी को बढ़ा ले लिया था, एक बार यहाँ पे इसको बढ़ा ले लिया था डी को, और एक बार जब बराबर रहता था ना दोनों, यह दोनों जब ए बी और डी जब बराबर रहता है तभी दोनों क्या है? त्रिभुज, तभी सर्वांगसम हो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस प्रमेय में सिद्ध कर दिया। यहाँ पे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता को हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है ना। एक बार ए बी को बड़ा माना था, एक बार यहाँ पे डी को, और यहाँ पे एक बार इन दोनों को बराबर माना था, है ना। तो तीनों में हम लोग को, तीनों से निष्कर्ष यही निकला ना कि यहाँ पर ए बी और क्या है? डी ई आपस में बराबर ही होना चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम। नहीं तो यहाँ पर या तो ये वाला कोण मतलब गलत हो जा रहा था, या तो यहाँ पर वाला कोण गलत हो जा रहा था, है ना। और यह कोण संतुष्ट कब किया? जब यहाँ पे दोनों ए बी और डी क्या थे? आपस में बराबर थे। तो इस प्रकार से इस प्रमेय को भी हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग को दे दिया गया है ना, तो यहाँ पे इसी को ना एंगल साइड सर्वांग समता नियम व्यापक कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग को यहाँ पर कुल 3 त्रिभुज दे दिया गया है, ठीक है। इन त्रिभुजों से हम लोग को पूछा है कि क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? तो देखिए यह तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, क्योंकि यह देख रहे हैं कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। लेकिन यह हो सकता है कि यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो, ठीक है। यह दोनों त्रिभुज क्या हो सकते हैं? आपस में सर्वांगसम हो सकते हैं ना। यदि यह वाली भुजा आपस में बराबर हो जाए तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग को प्रश्नावली दिए गए हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे प्रश्नावली के लिए। फिलहाल में हम लोग त्रिभुजों के बारे में जो भी नियम है, नियम और अपगृहित और प्रमेय जो भी है, ये सब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्नावली के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया त्रिभुज के कुछ गुण। यहाँ पे त्रिभुज के बारे में दे दिया गया है। यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा किया गया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर भुजाओं के आधार पर बात करें तो त्रिभुज को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं समबाहु त्रिभुज में, है ना। प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है ना, 6 × 18 180 अंश। तो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं। समद्विबाहु में दो भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, ठीक है, एक भुजा भिन्न रहती है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, यह भी 3.5 सेंटीमीटर, तो यह भी 3.5 सेंटीमीटर है ना। यह 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, यदि यह भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाता है यह वाली भुजा में ना, तो यह समबाहु त्रिभुज हो जाता है, समबाहु, ठीक है। यहाँ पे समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर है। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, है ना, जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर ही नहीं रहती, है ना। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया। चलिए इसके बारे में आपको चर्चा किया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है ना, देखिए यहाँ पर प्रमेय अब हम लोग को 7.2 दे दिया गया है। इसमें दे दिया गया एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब यह भी हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है, उत्पत्ति, ठीक है। यहाँ पर दे दिया गया है किस प्रकार से आपको करना है। तो चलिए इस प्रमेय को भी हम लोग सिद्ध करते हैं। लिखते हैं प्रमेय 7.2 दे दिया गया है, ठीक है। तो पूरी बात हम लोग लिख देते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब यह तो हम लोगों ने पहले से इस बात का हम लोगों ने पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं ना, कि कोई भी हम लोग को पता रहता था कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज रहता था तो उसके जो भी बराबर भुजाएं रहती थी उसके सामने का कोण बराबर होता था। लेकिन अब हम लोग को इसको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे ABC त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार से हमने इसको बनाया है कि यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। चलिए हम लोग लिख देते हैं उपपत्ति, कि हम लोग किस प्रकार से करते हैं। लिख देते हैं, हमें त्रिभुज ABC दिया है और हम लोग को ना इसमें यह दे दिया गया है। ठीक है, कि AB जो भुजा है वो यहाँ पे AC के बराबर हम लोग को यह पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, और ये हम लोग सिद्ध क्या करना है, हम लोग लिख देते हैं एक बार, सिद्ध करना है। अच्छा, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर सिद्ध करना है ना, कि जो भी यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह वाली भुजा के जो भी सामने का कोण है यह वाला कोण, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है ना, यह वाली भुजा AB और AC बराबर है। ठीक है, तो इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, B। AC के सामने कौन है, B कोण है, और यहाँ पे AB के सामने कौन कोण है, C कोण है। तो इन दोनों कोणों को हम लोग को बराबर सिद्ध करना है। कोण B बराबर यहाँ पे हम लोग को कोण C सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर ना, यहाँ पे बिंदु A से ना यहाँ पर बिंदु A का समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, इस प्रकार से खींचना है ना कि इसको दो बराबर भागों में आप बांट पाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने खींच दिया। ठीक है, मान लेते हैं यह आपका D बिंदु है। ठीक है, AD हम लोगों ने इस प्रकार से खींचा हो ना कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हम लोगों ने खींचा है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। देखिए, अब हम लोग का सिद्ध हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दिया ही हुआ है। ठीक है, और यह वाला कोण हमने बराबर खींचा हुआ है, और AD क्या है, उभयनिष्ठ है। इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे BAD यह वाला त्रिभुज, और देखिए CAD, यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, और यह वाला कोण यह इस वाले कोण के बराबर, और साथ साथ यह वाली जो भुजा है AD इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा देंगे। हम लोग लिख देते हैं AB बराबर AC। ये हम लोग को क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अब BAD कोण हम लोग लिख देते हैं BAD, ये वाला कोण BAD, इतना सा कोण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और बराबर कोण यहाँ पे CAD हम लोग लिख देते हैं CAD, इस वाले कोण की, इतने से कोण के, यह दोनों हम लोगों ने बराबर, इसी प्रकार ऐसे हम लोगों ने ना AD को इस प्रकार से खींचा है कि दोनों क्या है, यह वाला कोण बराबर है। ठीक है, ये हम लोग लिख देते हैं रचना से। हम लोगों ने इस प्रकार से रचना किया हुआ है कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और देख रहे हैं कि AD इसमें भी है ना, इस त्रिभुज के बनाने में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, इस वाले त्रिभुज में भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं AD बराबर AD। ठीक है, यह क्या है, दोनों में, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो हम लोग अब क्या कह देंगे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ये देखिए, यह साइड हो गया हम लोग का, है ना, यह भुजा, फिर एंगल, फिर ये क्या है, ये साइड है। तो हम लोग कह दें साइड, मतलब यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ठीक है, BAD को मतलब त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज BAD सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना सर्वांग सम त्रिभुजों को दिखाते समय आपको ध्यान रख देना है। ठीक है, देखिए पहले हम लोगों ने BAD, ठीक है, इस प्रकार चला, मतलब यहाँ पे भुजा हमने चला, फिर कोण मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आएंगे, है ना, क्योंकि ये आपको पता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो आप यहाँ से आएंगे C, फिर यहाँ पे कोण पे, फिर यहाँ पे भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज CAD हम नामकरण कर दिया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम हो गए। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे तो वहाँ पे संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण जो बिंदु B पर कोण बनेगा ना, यह वाला, यह बिंदु C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह वाला कोण इसके बराबर, जो A पर कोण बनेगा इस कोण के बराबर, A वाला A इसके बराबर। तो इतने कोण की बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं समझ लेंगे, है ना, यह इसी त्रिभुज, क्योंकि यह त्रिभुज अलग है, यह त्रिभुज अलग है, तो यहाँ पे इसके बराबर, और जो D पर कोण बनेगा वो यहाँ पे D पे। तो यह वाला त्रिभुज का यहाँ पर कोण, इतना वाला कोण, यह वाला
इस वाले कोण के आपस में भी बराबर हो जाएगा। सिंपली हम लोग को यहाँ पे संगत कोण ही दिखाना है, बी और डी, बी और सी। तो आप देख रहे हैं कि बी और क्या हो जाएगा, सी का कोण आपस में बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ ए बी भुजा सी यहाँ पे ए सी के बराबर, और ए बी भुजा ए सी के बराबर, यहाँ पे ए डी भुजा किसके, ए डी के ही बराबर, और बी डी भुजा क्या हो जाएगी, सी डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, पहला और लास्ट देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल में कोण का ही चर्चा करना है, तो हम लोग लिख देते हैं कोण बी किसके है, कोण सी के बराबर। हम लोग लिख देते हैं कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के बराबर। कैसे हमने लिख दिया, ये लिख देते हैं संगत कोण से, जिसको CPCT लिखा था। चलिए, तो इस प्रकार से अब प्रमेय 7.2 भी हो गया। अब देखिए आगे हम लोग को ना प्रमेय 7.3 दिया हुआ है। ठीक है, यह दे दिया गया है ना कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको दिया हुआ है कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता द्वारा आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पहले में हम लोग को दे दिया गया था ना, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाएं दे दिया गया था। पहले बोला था ना कि यहाँ पर यह दोनों बराबर भुजाएं हैं, तो इनके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो यही हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। अब हम लोग को सिद्ध करना है कि यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर है, पहले यह दे दिया। अब हम लोग को सिद्ध करना है कि आप भुजाओं को बराबर दिखाइए, कि AC और यहाँ पे AB को आप बराबर दिखाइए। ठीक है, तो इसको भी देखिए सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जब भी यहाँ पर ना कोई भी आपके पास त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें ना ABC त्रिभुज ले लिया गया समद्विबाहु, जिसमें यहाँ पे AB और AC को ना हम लोग को ये भी बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, फिलहाल में हम लोग को इसमें इतना दे दिया गया है कि यह वाला कोण, ठीक है, और यह वाला कोण आपस में बराबर है, कोण B और यहाँ पे कोण C बराबर दे दिया गया है। और यहाँ पे AB को यहाँ पे ना AC के बराबर हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब भी ना आप यहाँ पे कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज रहे, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पर ना बिंदु ये है, ठीक है, यहाँ से इसका आप समद्विभाजक खींचेंगे ना, समद्विभाजक खींचेंगे ना, मतलब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर जो भी सामने वाली भुजा रहेगी, ठीक है, उस पर हमेशा यह 90 अंश का कोण ही बनाएगा। ठीक है, लंबवत ही गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण, देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था ना, इसको आप यदि नाप कर बनाते, यह वाली भुजा भी नाप कर बनाएंगे, यह वाली भुजा भी नाप कर बनाएंगे, और इसका जब आप समद्विभाजक खींचेंगे ना इस कोण का, तो यह हमेशा कितने 90 अंश से होते हुए जाएगा। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से कर पाएंगे, यह हो गया एंगल, ठीक है, क्योंकि आपने समद्विभाजक खींचा हुआ है, यह हो गया समद्विभाजक, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और यह वाली भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है यह भुजा, और फिर यह वाला एंगल बराबर है। तो हम लोगों ने अभी एंगल साइड एंगल, ठीक है, यह हो गया एंगल, यह हो गया साइड, और यह हो गया एंगल। और इस वाले भी त्रिभुज में क्या हो जाएगा, यह हो गया एंगल, यह हो गया साइड, और यह हो गया एंगल। एंगल त्रिभुज एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हम लोग सिद्ध कर देंगे कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB भुजा और AC भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए आपको दिया भी हुआ है, देख सकते हैं इसको आप किस प्रकार से दिया हुआ है। बाकी हमने समझाने को समझा दिया आपको। ठीक है, कि यहाँ पे त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण A का समद्विभाजक खींचा गया है, AD है, AD भुजा है। ठीक है, भुजा BC पर लंब है, यहाँ पे BC पर क्या है, यह लंब है, यह 90 अंश का कोण बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, और तो हम लोग को दर्शाना है कि AB और क्या है, AC यहाँ पर बराबर हम लोग को यह सिद्ध करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है हमको ABC का त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर देखिए यह हम लोग को दिया था, है ना, दिया है कि कोण यहाँ पे BAD इस वाले कोण की बात कर रहा है, और यहाँ पे CAD इस वाले कोण की बराबर ये हम लोग को दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया हुआ है। और AD जो भुजा है, ये AD भुजा क्या है, इस वाले त्रिभुज में भी बन रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी, तो AD उभयनिष्ठ हो गया। और यहाँ पे ADB, यहाँ पे ADB ये हो गया 90 अंश, और ADC यह भी हो गया 90 अंश। तो यह हो गया आपका, देखिए यह हो गया आपका एंगल, और यह हो गया आपका साइड, और यह हो गया आपका एंगल। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से क्या हो गया, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ठीक है, सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। AB बराबर क्या हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह सिद्ध हो गया। ठीक है, AB बराबर यहाँ पे AC भी आपका सिद्ध हो गया, और यह भी सिद्ध हो गया कि यही कारण है कि क्या है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है ना। यदि इस प्रमेय को नोट करना है तो चलिए इस प्रमेय को हम लोग नोट कर देते हैं, बाकी यहाँ पे सिद्ध करने के लिए आपको दे दिया हुआ था। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रमेय 7.3, ये हम लोग को जो दिया था उसको हम लोग नोट कर देते हैं। कोई भी त्रिभुज रहेगा, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यह इसका प्रमेय 7.2 का यह विलोम ही है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं रहेंगी तो इसके सामने का कोण आपस में बराबर होता है। यदि हम लोग को पता चल जाता है कोई त्रिभुज रहेगा तो उसके जो भी बराबर कोण रहते हैं उसके सामने की जो कोण रहते हैं, ठीक है,
जो बराबर कोणों के सामने की जो भुजाएं रहती हैं वो भी क्या रहती हैं, आपस में बराबर रहती हैं। तो इस प्रकार से ये भी प्रमेय हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग को प्रश्नावली दिया गया है, इसको बाद में हल करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है ना, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है ना, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ है ना, कुछ और हम लोग को यहाँ पे कारण दे दिया गया है कि कोई त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कब होगा। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है ना कि आपको ना 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर से आप 2 त्रिभुज आप खींचिए, ठीक है। तो 2 त्रिभुज हमने खींच लिया है ना, खींच कर यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप ना कई त्रिभुज आप खींचिएगा, ठीक है, जिसमें क्या हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, है ना, तीनों भुजाएं आपस में बराबर। यहाँ भी इसमें भी 4 सेंटीमीटर है, इसमें भी 4 सेंटीमीटर, इसमें भी 5.5, तो इसमें भी 5.5, 4.5 है, ये 4.5, यहाँ पे 3.5, 3.5। तो दोनों जितना भी त्रिभुज आप खींचेंगे सब आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं प्रमेय साइड साइड सर्वांग समता नियम। इस प्रमेय को ना आपको मतलब उदाहरण लेकर ही सिद्ध करना है, ठीक है। इसका रचना करके ही आप सिद्ध कर पाएंगे इसको, साइड साइड सर्वांग समता नियम को, है ना। बाकी इस प्रमेय को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं और आप कई उदाहरण लेकर आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो दोनों क्या रहेगा, जो भी या 2 या 3 जितना भी आप खींचे त्रिभुज सब आपस में सर्वांग सम आएंगे। चलिए इस प्रमेय को भी हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। प्रमेय यहाँ पे 7.4 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साइड साइड सर्वांग समता। साइड 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 मतलब तीनों साइड आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। जो भी त्रिभुज रहेगा त्रिभुज के तीनों साइडों आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता नियम। और पूरी बात भी हम लोग लिख देते हैं, यदि त्रिभुज की, यहाँ से लिखते हैं, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर बराबर रहेगा, बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर, चलिए हम एक बनाकर आपको दिखाते हैं। चलिए एक हम लोग 3 ले लेते हैं और एक 4 और एक 5 सेंटीमीटर का हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले एक बार 3 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है। देखिए एक हम लेंगे 3 सेंटीमीटर और एक 4 और एक हम लोग 5 लेना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पहले 3 सेंटीमीटर का एक हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर का इस प्रकार से खींच लिया, ठीक है। और चलिए यहाँ पर हम लोग पहले 3 सेंटीमीटर खींचे ना, चलिए यहाँ पर हम लोग 4 सेंटीमीटर वाले को पहले खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर वाले को पहले खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए अब हम लोग को 5 सेंटीमीटर का एक ले लेते हैं चाप, ठीक है। इस प्रकार से हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया और चलिए इसी बिंदु से हम लोग खींच देते हैं। यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप कटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का हमने इस प्रकार से चाप कटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का तो हो गया, ठीक है। देखिए हमने इसी बिंदुओं से लिया हुआ है, ठीक है। नामकरण भी करते चलते हैं, हमने इसको इस बिंदु से लिया है, ठीक है। चलिए इसमें ABC हम लोग नामकरण कर देंगे और इसमें यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं P और Q। यहाँ से Q से हमने 5 सेंटीमीटर का चाप लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यह 4 सेंटीमीटर वाला हो गया, यह 5 सेंटीमीटर का हो गया, तो इसमें कौन सा बचा है, 3 सेंटीमीटर वाला बचा है। तो 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर हम लोग कटा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यह 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर वाला इसमें बचा था, ठीक है। तो ये हम लोग को कटान बिंदु मिल गया।
अब हम लोग आसानी से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो यह देखिए 5 सेंटीमीटर खींच दिया हमने, यह 3 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। इस ए बिंदु से हम लोगों ने खींचा इसको, तो हम लोग इसका 4 सेंटीमीटर भी खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ से बिंदु बी से कितना, यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर का इस प्रकार से हम लोगों ने चाप लगाया, ठीक है। और दोनों त्रिभुज को हमने एकदम सेम नहीं बनाया, ठीक है। पहले इसमें हमने 3 सेंटीमीटर खींचा, इसमें 4 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको खींच देते हैं। हम लोग यहाँ पे त्रिभुज को बना देते हैं, कटन बिंदुओं से मिला देंगे, त्रिभुज बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह त्रिभुज बन गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको मिला दिया गया। तो यहाँ पे नामकरण हम लोग कर देते हैं, यह 5 सेंटीमीटर था और यह 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। और यह वाला जो त्रिभुज था, यह हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर खींचा था, 5 सेंटीमीटर, और यह था 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर यह वाली लंबाई हमने 3.5 सेंटीमीटर ले लिया था, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, इसीलिए गलत आ रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग 3 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। ये यहीं से लेकर इतना ही बस हम लोग को लेना था, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, इसीलिए गलत आ रहा था, ठीक है। यह कटान बिंदु आपको यहाँ पर मिला हुआ है ना। तो यहाँ पर आपका बिंदु हो जाएगा PQR, हम लोग नामकरण करेंगे, ठीक है। चलिए इसको फिर मिटा कर बनाते हैं। चलिए, तो यह 5 सेंटीमीटर था, यह 3 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी बन गया त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे नामकरण हम लोग कर देते हैं PQ, और यहीं पर रहेगा R, बढ़िया से बना लेंगे आप, ABC हो गया, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग को इन दोनों त्रिभुजों के यदि हम लोग को सर्वांग सम लिखना रहेगा ना, तो हम लोग किस प्रकार से नामकरण करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग नामकरण करते हैं ABC, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा ना त्रिभुज ABC, हमने नामकरण कर दिया, ठीक है। तो हम लोग सर्वांग सम दिखाएंगे ना। देखिए अब हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे ना कि पहले हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर वाला चला, फिर 4 सेंटीमीटर चले, तो इसमें पहले 3 सेंटीमीटर चलिए, देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पहले चलिए, फिर 4 सेंटीमीटर चलिए, तभी आपका यहाँ पे नामकरण सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे पहले 3 सेंटीमीटर फिर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे RPQ हो जाएगा, त्रिभुज RPQ हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम त्रिभुज है। तो इस प्रकार से आप कई एग्जाम्पल बनाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। ये दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे, आपस में हमेशा सर्वांग सम रहेंगे। जब भी दो त्रिभुज की ना तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर है तो इसमें 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसमें भी 4 सेंटीमीटर है तो इसमें भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसमें भी 3 सेंटीमीटर तो इसमें भी 3 सेंटीमीटर होने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो भी जितना भी आप त्रिभुज बनाएंगे सभी सर्वांग सम होंगे। यदि इस त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे और इस प्रकार से घुमाकर, है ना, घुमाकर रखेंगे इस प्रकार से ना, तो एकदम इस पर बैठ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। और इस त्रिभुज को हम लोग उठाएंगे और इस प्रकार से घुमाकर यहाँ पर रखेंगे, तो यह भी क्या कर देगा, एक इसको इस प्रकार से घुमाकर यहाँ पर रखेंगे तो एक दूसरे को क्या होगा, रहेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। चलिए, तो साइड सर्वांग समता को हम लोगों ने समझ लिया। आगे हम लोग आ जाते हैं 7.5, ये हम लोग को सर्वांग समता दिया हुआ है, RHS और सर्वांग समता नियम दिया हुआ है, ठीक है। RHS का मतलब राइट, हाइपोटेनियस और साइड, ठीक है। राइट मतलब होता है 90 अंश का कोण, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 अंश का कोण, और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण भी बराबर रहेगा, और साइड मतलब उसमें से एक भुजा कोई बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से आप कोई बनाएंगे ना, दो त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक 90 अंश का कोण हो, ठीक है, एक 90 अंश का कोण हो, साथ ही साथ उसमें ना हाइपोटेनियस है ना, यह वाला जो यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है उसी को कर्ण कहते हैं ना, यही कर्ण हो गया, इसमें यह कर्ण है, ठीक है, यह कर्ण है। तो इसमें एक मतलब 90 अंश का कोण रहे और एक कर्ण बराबर हो, और साथ साथ एक कोई भुजा बराबर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लेकर आप बनाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना भी आप त्रिभुज बनाएंगे ना, दोनों त्रिभुज क्या रहेंगे, आपस में सर्वांग सम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक 90 अंश का कोण होना चाहिए, साथ साथ कर्ण भी बराबर हो, ठीक है, कर्ण भी बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे एक उसमें से या तो यह वाली भुजा या तो यह वाली भुजा, कोई एक भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 अंश तो यहाँ पर भी 90 अंश, उनके सामने जो कर्ण है वो भी बराबर है, ठीक है। 3 बातें इसमें है ना। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुजों में, ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब वही 90 अंश के लिए बात कर रहा है, ठीक है। आर का मतलब राइट एंगल के लिए बात कर रहा है, ठीक है, राइट एंगल के लिए। और देखिए यहाँ पे दिया जाएंगे दो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः एक दूसरे के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते। कह रहा है ना कि दोनों त्रिभुज का जैसे एक भुजा का एक जो त्रिभुज है
उसका एक कर्ण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के ना एक कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक समकोण होना चाहिए और हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण होना चाहिए और एक भुजा उसमें से बराबर हो। ठीक है, तो चलिए इस प्रमेय को भी हम लोग नोट कर लेते हैं और इन सब का हम लोग जब भी हम लोग प्रश्नावली प्रश्नों को हल करेंगे तो इन सब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। प्रमेय हम लोग लिख देते हैं, प्रमेय 7.5 जो कि हमें दे दिया गया है ना, RHS सर्वांग समता नियम। चलिए हम लोग इसको पूरा कथन जो भी दिया हुआ है हम लोग लिख देते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण कम से कम 90 अंश का रहे। ठीक है, और कोई भी त्रिभुज में कम से कम एक ही कोण 90 अंश का हो सकता है ना। और यहाँ पे दे दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और इसमें RHS के में मतलब में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए RHS में R है, H है और S है। ठीक है, इसमें R का मतलब है समकोण। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समकोण इसका मतलब है, और यहाँ पे अंग्रेजी भी हम लोग लिख देते हैं राइट एंगल। और हाइपोटेनियस का मतलब है कर्ण, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा रहती है उसके क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी इंग्लिश हम लोग लिख देते हैं हाइपोटेनियस। चलिए, और यहाँ पे तो साइड मतलब भुजा रहेगा। चलिए इसमें समझने के लिए हम लोग दो यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं एक तो हम समकोण बना देंगे और एक हम लोग दो यहाँ पर एक हम लोग ले लेंगे 4 सेंटीमीटर और चलिए एक हम लोग ले लेंगे 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जैसे ना कि यहाँ पर भुजा तो हम लोग 4 लेंगे और 6 जो लेंगे हम लोग को क्या रहेगा, वो हम लोग का कर्ण रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे इस तरह से खींच दिया, यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर खींच दिया और यहाँ पे चलिए इधर हम लोग पहले इस तरह से खींच देते हैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पहले 4 सेंटीमीटर इसमें इस तरह से पहले खींच दिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हमने खींच दिया। अब यहाँ पर हम लोग को बनाना है 90 अंश का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मिला दिए इस वाले बिंदु से और यहाँ पर हम लोग 90 अंश के लिए हम लोग यहाँ पे रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो ये हमने खींच दिया। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अब 6 सेंटीमीटर का चाप कटा देंगे, जहाँ कटेगा और हम लोग का त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पे हमने 90 अंश के लिए खींच दिया। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से तो इसको एकदम से मिला देंगे लाइन पे, एकदम से इस लाइन पे मिला देंगे और यहाँ पे 90 अंश पे हमने लगा दिया। चलिए अब यहाँ पे इस रेखा को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। फिलहाल में हम लोग किरण बना देते हैं और जहाँ पर चाप कटेगा वहीं से आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 6 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे
यहाँ पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का हमने इस तरह से चाप ले लिया। अभी इस बिंदु को हम लोगों ने केंद्र बनाया और यहाँ पर हम लोग चाप कटा दिए, ठीक है। यह हम लोग त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग केंद्र बनाएंगे, ठीक है, और इस तरफ हम लोग चाप कटा देंगे। बस चलिए इन्हें हम लोग, इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं। जो ये कर्ण था इसको भी हमने मिला दिया और यहाँ पर भी जो भी कटान बिंदु है इसको भी हम लोग मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का दो समकोण त्रिभुज हम लोगों ने यहाँ पर 90 अंश का हम लोग कोण बना देते हैं। यह 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और यह हमने 6 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, ठीक है। और यह जो भी 90 अंश के जो सामने वाली भुजा है कर्ण, यहाँ पर भी 90 अंश के सामने 6 सेंटीमीटर खींचा गया, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर खींचा गया। अब नामकरण हम लोग कर देते हैं। चलिए यहाँ पर A, B और यहाँ पर हमने C नामकरण कर दिया, ठीक है। यहाँ पे P, Q, R यहाँ पर हमने नामकरण कर दिया। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग नामकरण किस प्रकार से करेंगे, आप एक त्रिभुज का लिख लीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज का चाहे इसमें किसी को भी पहले लिख लीजिए, है ना। चलिए इसमें ABC लिख सकते हैं, है ना, जैसे आपकी इच्छा करें। चलिए हम लोग को पहले एक आप लिख लीजिए त्रिभुज, हमने ABC लिख दिया। अब सर्वांग सम एक लिखने के बाद अब आप सोचिए कि देखिए तो ABC किस प्रकार से, देखिए अब आप देखेंगे ना कि यहाँ पे पहले यहाँ पे कोण है, ठीक है, कोण है, कोण के पास में यहाँ पे कोण से गए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर के बाद गए 6 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इसमें कहाँ है, कोण यही है, ठीक है। कोण से चले कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यही था। कोण से चले यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, फिर गए 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कोण है, कोण से चले 4 सेंटीमीटर, फिर चले 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से आप नामकरण करेंगे। त्रिभुज हो जाएगा QPR, तो इसका नामकरण करना पड़ेगा QPR हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। चलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आगे हम लोग को दे दिया गया है ना। चलिए ये तो हो गया प्रमेय 7.5 हो गया। चलिए आगे हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है ना, आगे दे दिया गया है एक त्रिभुज में असमिकाएँ। और समीकाएँ क्या होती हैं, दिया हुआ आगे ना कि अभी तक आपने मुख्यतः त्रिभुज अथवा त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों की समताओं के बारे में पढ़ा है। अभी हमने त्रिभुजों के बारे में सर्वांगी समता का नियम पढ़ा है ना, उनमें समानता थी, ठीक है। चलिए और दिया हुआ कि कभी कभी हमारे सम्मुख असमान जो बराबर नहीं है, लिया हुआ है कि आगे दिया हुआ है कि वस्तुएं भी आती हैं और हमें इनकी तुलना करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि यहाँ पे एक CD रेखाखंड खींचा गया है, यहाँ पे AB रेखाखंड खींचा गया है ना। तो हम लोग देखकर यहाँ पर बता सकते हैं कि AB क्या है, इससे बड़ा है ना, CD से AB जो रेखाखंड है वो क्या है, CD से बड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर A कोण बनाया गया है और यहाँ पर B कोण। तो यहाँ पर जो A कोण है ना, कोण A क्या है, बड़ा है कोण B से, है ना। इस कोण ये छोटा कोण है, ये अधिक, मतलब यहाँ इससे इसके तुलना में यह क्या है, बड़ा है, ठीक है। हम लोग तुलना करके इस प्रकार से हम लोग बता पा रहे हैं। आगे हम लोग को दिया गया है ना क्रियाकलाप करने के लिए, यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है ना कि एक ड्राइंग बोर्ड पर 2 स्थानों पर बिंदुओं B और C को 2 पिन लगाइए और उनके धागों से बांधकर एक त्रिभुज बनाइए। यह क्रियाकलाप आपको करने के लिए दे रहा है ना, कह रहा है कि B और C को यहाँ पे फिक्स कर देना है, फिर यहाँ पर ना बिंदु A पर रख कर इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे यह धागे से बनाना है, कह रहा है कि 2 पिन यहाँ पर लगा देना है, फिर धागे से यहाँ पर A बनाना है और A पर यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग को त्रिभुज बना लेना है। अब क्या करना है ना कि फिर अब धागों को हटाकर यहाँ पर A पर लगाना है आपको, ठीक है, A डैश पे, मतलब ये सीधी लाइन में ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से अब त्रिभुज क्या बनेगा, A-BC, पहले क्या बना था, ABC त्रिभुज बना। अब देख रहे हैं कि A-BC यह त्रिभुज बनेगा, फिर क्या बनेगा, A डबल डैश है यहाँ पे, ठीक है, A डबल डैश है, फिर यहाँ पे B और C, फिर इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कि जिसने जब ना यह वाली भुजा, यह वाली क्या है भुजा, इससे यह वाली भुजा इससे यह बड़ी है, ठीक है, इससे बड़ी यह है ना। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोणों में भी वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यह वाला कोण इस वाले कोण से अब क्या है, यह वाला कोण बड़ा है और इस वाले कोण से भी यहाँ से यहाँ तक कोण बड़ा है, ठीक है। ये हम लोग इस वाले त्रिभुज में बात करें तो A-B, A डबल डैश है, यहाँ पे B और C, ठीक है। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर तुलना करने के लिए आपको दे दिया गया है कि जो A-C है वो AC से बड़ी है। यहाँ पे A-C दे दिया गया है ना, यह बड़ी है AC से, ठीक है। जैसे देखिए AC से क्या है, A-C क्या है, आपस में यहाँ बड़ी है, ठीक है। अब उससे भी क्या बड़ा है, A डबल डैश और फिर C है, यह क्या है, यह पहले इतना था अब इतना बड़ा है, फिर इससे भी यह बड़ा है ना। तुलना करके आप बता सकते हैं। साथ साथ देखिए आप कोणों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर दिया गया है कि जो A डैश
बी सी, है ना, इस कोण की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, इस वाले त्रिभुज के लिए यह वाले यहाँ से यहाँ तक के कोण के, ठीक है। ये क्या है, ए बी सी का जो कोण इतना था, इससे क्या है अब यहाँ तक यह बढ़ा है। साथ साथ देख रहे हैं कि यह वाली भुजा भी बढ़ रही है और यहाँ पर यह वाला कोण भी बढ़ते हुए चले जा रहा है, ठीक है। कह रहा है ना, सी ए बढ़ाई हुई पर और अधिक बिंदु अंकित करते रहिए तथा अंकित बिंदुओं और भुजा BC के साथ त्रिभुज खींचते रहिए। मतलब इस प्रकार से हम लोग को और करना है, जैसे कि यहाँ पर ए डैश, मतलब ए से सी तक भुजा था, इसको ए डैश इस प्रकार से त्रिभुज बनाया गया, फिर ए डबल डैश, फिर ए ट्रिपल डैश, इस प्रकार से करेंगे तो इसको आप आगे और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, बढ़ाने से होता क्या है, यहाँ पर आगे हम लोग को दे दिया गया है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे AC भुजा बढ़ रही है ना, AC जो भुजा थी वो बढ़ रही थी, वैसे वैसे क्या हो रहा था, ए की विभिन्न स्थितियों को अंकित करने पर वैसे वैसे सम्मुख कोण अर्थात कोण भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जैसे जैसे हम लोग AC को बढ़ा रहे थे यहाँ पे, जैसे जैसे हमने यहाँ पर AC को यहाँ पर बढ़ाया, उस प्रकार यहाँ पर जो B पर कोण बना था, यह यहाँ पे पहले इतना था, जब आप यहाँ पे ए को यहाँ पे ए डैश पे ले गए, मतलब यहाँ पे बढ़ाएं इसको, ये वाली लंबाई को AC को ए डैश सी कर दिया आप, तो अब कोण यहाँ से यहाँ तक हुआ। फिर आप आगे बढ़ाएंगे तो और यहाँ पे कोण बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये वाली भुजा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसके सामने का भी कोण भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे भुजा बढ़ रही है, ठीक है, त्रिभुज की भुजा बढ़ रही है, वैसे वैसे कोण भी वृद्धि कर रहा है, ठीक है। और आगे हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है एक विषमबाहु, मतलब यहाँ पे जिसमें क्या होता है, विषमबाहु का मतलब होता है कि जिसमें तीनों भुजाएं असमान रहे, है ना, बराबर नहीं रहनी चाहिए, वो ये था विषमबाहु त्रिभुज। खींचिए, अर्थात एक ऐसा त्रिभुज खींचिए जिसमें सभी भुजाओं की लंबाइयाँ भिन्न हो, ठीक है, इस प्रकार से खींच लीजिए। अब यहाँ पे आगे बोला है ना कि इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई मापिए और इनके कोणों को भी मापिए। आप क्या देखेंगे, मतलब यहाँ पर ना कोई आप इस प्रकार से विषमबाहु त्रिभुज खींचेंगे ना, तो आप हमेशा देखेंगे ना कि जहाँ पर ये जहाँ पे सबसे अधिक कोण बनेगा ना, ये उसके सामने सबसे बड़ी वाली भुजा रहेगी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। मापिए और इन कोणों को मापिए। आकृति यहाँ पे 4.3 में त्रिभुज ABC में BC क्या है, सबसे लंबी भुजा है, AC सबसे छोटी भुजा है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ना कि BC क्या है, सबसे लंबी भुजा है, और AC जाहिर सी बात है कि यह क्या है, यह लंबी भुजा है, और AC क्या है, सबसे छोटी भुजा है, ठीक है। आगे हम लोग को दे दिया गया कि कोण A सबसे बड़ा है और कोण B सबसे छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि देख रहे थे ना हम लोग, यह सबसे बड़ी जो भुजा रहती है उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा रहता है, यह वाला हो गया, और यह सबसे छोटा भुजा है ना, तो इसके सामने का जो यहाँ पे कोण भी बन रहा है यह सबसे छोटा होगा, ठीक है। आप इस प्रकार से करके मतलब कई आप फिगर बना के विषमबाहु त्रिभुज का आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा रहेगी उसके सामने का कोण भी बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ा रहेगा, और यहाँ पे जो सबसे छोटी भुजा रहेगी उसके सामने का कोण भी सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। तो यही सब था, हम लोगों ने इन सबको समझ लिया। चलिए अब आगे हम लोग को दे दिया गया है प्रमेय 7.6 दे दिया गया है ना कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो इसको आपको ना क्रियाकलाप से सिद्ध करना है, ठीक है। इसको आप क्रियाकलाप सिद्ध कर पाएंगे, जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पर ए बी यहाँ पर एक रेखाखंड ले लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ना जैसे कि बिंदु A को केंद्र मानकर यहाँ पर एक चाप लगा दिया गया है, ठीक है। इसी पर यहाँ पर कई सारे बिंदु हैं, यहाँ पर बार बार क्या रहेगा, यहाँ पे AP जो बराबर रहेगा AQ के रहेगा, यहाँ पे ये वाली मतलब लंबाई आपस में बराबर है, ठीक है। बस क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे पहले यहाँ पे PAB कोण बन रहा था, मतलब त्रिभुज बन रहा था, अब कौन सा बनेगा, फिर Q पर बनेगा, ठीक है। तो QAB बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। तो आप देखेंगे ना कि यह वाली लंबाई पहले कितनी थी, PB था, PB अब कितना हो गया, QB हो गया, ठीक है। QB अब हो गया यहाँ पे RB हो गया, फिर SB हो गया, फिर इस प्रकार से आप देखेंगे कि TB हो गया। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं कि यह वाली लंबाई इससे बड़ी है, तो यहाँ पर इसके सामने का यह कोण भी बड़ा, पहले इतना ही था, है ना, इतना ही था, अब फिर कहाँ तक हो गया कोण, यहाँ पर। अब फिर जब R से RB लिए तब कोण अब यहाँ पे हुआ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जब यस को आप लेंगे, यस वाले रेखाखंड को, मतलब यहाँ पे यस वाली भुजा को, तो अब यहाँ से यहाँ तक कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोण बनेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे भुजा लंबा होती जा रही है, मतलब यहाँ पे सबसे जो लंबी भुजा है, ठीक है, यह वाली जो सबसे लंबी भुजा है, तो उसके सामने का कोण भी क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बड़ा हो रहा है। जब यहाँ पे इस त्रिभुज में हम बात करेंगे ना ATB या ABT, इस त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे तो यह यहाँ पर सबसे लंबी भुजा है, ठीक है, तो इसके सामने का यह कोण भी क्या है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप आपको लिखा भी हुआ है कि एक रेखाखंड AB लीजिए, A को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए, इस चाप पर विभिन्न बिंदु यहाँ पे PQRST अंकित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आपको दिया भी हुआ है ना, कि अर्थात जो TAB है यह सबसे बड़ा कोण है, ठीक है। देखिए जो TAB यह वाला यहाँ से यहाँ तक कोण बना है, यह सबसे बड़ा कोण है। फिर उससे छोटा कौन है, AB बनेगा। फिर उससे छोटा कौन है, यहाँ पे RAB बनेगा, ठीक है। फिर कौन सा उससे छोटा रहेगा, यह QAB।
फिर PAB सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार यदि भुजाओं की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर भुजा दे दिया गया कि TB भुजा सबसे बड़ी है, ठीक है। TB भुजा क्या है, सबसे बड़ी है। फिर यहाँ पे यह क्या है, इससे छोटा है ना, SB, फिर RB, फिर QB और फिर यहाँ पे PB, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर इस भुजा की लंबाई बढ़ रही थी, उसके सामने का कोण भी उस तरह से बड़ा होता चला गया, ठीक है। तो TB सबसे बड़ी भुजा है, उसके सामने का कोण TAB सबसे बड़ा कोण है। तो चलिए इस प्रमेय हम लोग 7.6 को हम लोग नोट कर लेते हैं, लिख देते हैं हम लोग प्रमेय 7.6, जो कि हमें दे दिया गया है ना। पूरा हम प्रमेय को लिख देते हैं यहाँ पे। यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का कोण, सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ठीक है। और जो क्रियाकलाप दिया था उसको हम करके भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है उस बात को भी हम लोग लिख के दिखा देते हैं बना के, ठीक है। इसको क्रियाकलाप द्वारा ही इसको, इस प्रमेय को सिद्ध किया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एक भुजा बनाते हैं, ठीक है। कोई हमने यहाँ पे किसी भी लंबाई का यहाँ पे एक रेखाखंड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक रेखाखंड खींच लिया। चलिए नामकरण कर देते हैं इसका A और यहाँ पे नामकरण कर देते हैं B, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बिंदु A को केंद्र मानकर, यहाँ पर बिंदु A को केंद्र मानकर और इस प्रकार से आपको एक चाप कटा लेना है। बिंदु A को केंद्र मानकर इस प्रकार से एक चाप कटा लेंगे, ठीक है। अब चाप कटाने के बाद ना यहाँ पर कई आपको बिंदु ले लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं P, यहाँ पर Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S, यहाँ पे T, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने नामकरण कर दिया। आगे भी करना रहेगा तो कर सकते हैं, ST, U हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है। U, इस प्रकार से हमने नामकरण कर दिया। अब आपको क्या करना है, इनको ना यहाँ पे P बिंदु से मिलाकर एक आपको त्रिभुज बनाना है। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज बना लिया। अब चलिए यहाँ पे बिंदु B से हम लोग Q तक लेते हैं, ठीक है। बिंदु B से हम लोग Q तक एक बार लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे R तक फिर लेंगे, यहाँ पे फिर S तक, और फिर हम लोग यहीं से T तक, और यहाँ पे U तक भी आप ले सकते हैं। तो चलिए U तक भी हम लोग खींच देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लंबाइयाँ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल में अभी हम त्रिभुज नहीं बनाया, एक ही हमने इस प्रकार से त्रिभुज बनाया हुआ। अब चलिए यहाँ से हम लोग A से मिलाकर हम लोग दूसरा त्रिभुज बना लें। चलिए यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, है ना। यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पे R बिंदु से मिलाएंगे, चलिए फिर S बिंदु से मिलाएंगे, चलिए फिर T बिंदु से, चलिए यहाँ पर V बिंदु तक हमने इस प्रकार से हमने मिला दिया। तो हम देख रहे हैं ना कि देखिए पहले यहाँ तक PB की लंबाई थी, अब फिर इसकी हमने लंबाई आगे बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे BQ कर दिया, ठीक है। पहले यहाँ पे BP था, अब BQ हो गया, फिर BR। तो यह वाली लंबाई आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो लंबाई बढ़ने के साथ साथ ना यह वाला देखिए, पहले कोण त्रिभुज यहाँ पे ABP इतना ही बना था ना, ABP इतना सा ही कोण बना था। लेकिन अब जब दूसरा त्रिभुज बना है ना, यह वाली लंबाई आगे बढ़ी तो यहाँ पे QAB बना, ठीक है। QAB बना तो अब कोण यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अब फिर यहाँ से यहाँ तक कोण बढ़ा, ठीक है। जब यहाँ पे R को लेकर यहाँ पे फिर त्रिभुज बनाया गया ABR, यह त्रिभुज बना तो अब कोण यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब फिर जब यहाँ पे SAB को लेकर त्रिभुज बनाया गया तो यहाँ तक हो गया आपका कोण, ठीक है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कोण, यहाँ पे जब TAB लिया गया तो यहाँ से यहाँ तक आपका कोण बढ़ गया, ठीक है। जब यहाँ पे U तक लिया गया, UAB लिया गया तो आप देख रहे हैं कोण यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है।
तो कोण बढ़ते जा रहा है, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए सबसे इसमें बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा की बात करें तो यही यू बी है, तो हम लोग लिखते हैं देखिए यू बी जो भुजा है लंबाई ये सबसे बड़ी है, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है ना। फिर इससे यह ना किससे छोटा है, टी बी से, टी बी है, फिर है ना यह टी बी किससे बड़ी है, यहाँ पे एस बी से, हम लोग घटते क्रम में लिख दे रहे हैं, है ना, सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटा यह है, फिर उससे छोटा इससे छोटा यह टी बी है, यू बी से छोटा है टी बी, और टी बी से एस बी, और एस बी से आर बी, और आर बी से क्यू बी, और यहाँ पे पी बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं टी बी हो गया, टी बी से छोटा कौन है, एस बी, और फिर एस बी से छोटा आर बी से भी छोटा कौन है, क्यू बी। ठीक है, क्यू बी से भी छोटा कौन है, यहाँ पे पी बी हो गया, है ना। तो इस प्रकार हमने भुजाओं को तो लिख दिया, साथ साथ हम कोणों को भी लिखते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे कोण कौन सा है, यू ए बी। जब यहाँ पे त्रिभुज इतना बन रहा है ना, यू ए बी, यह वाला जो त्रिभुज बन रहा है ना, यह वाला त्रिभुज, इसी में सबसे बड़ी, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है, इसी में सबसे बड़ा कोण यहाँ से यहाँ तक है सबसे। चलिए कोणों को भी हम लिखते हैं, कोण यू ए बी, यू ए बी यह कोण है। ठीक है, यह सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर कौन सा कोण हो जाएगा, इससे छोटा कौन है, टी ए बी, कोण टी ए बी हमने लिखा। ठीक है, टी ए बी को लिखा, फिर इसके से छोटा कौन है, यहाँ पे यस ए बी, तो यस ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोणों का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, और फिर देखिए यस ए बी हमने लिख दिया, आर ए बी, कोण आर ए बी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग आर ए बी लिख दिए। अब क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी हो गया। ठीक है, क्यू ए बी हो गया। चलिए फिर इससे छोटा कौन है, सबसे छोटा यही है, पी ए बी, कोण पी ए बी हो गया। तो इससे यही निष्कर्ष निकला कि यही हम लोग का सबसे बड़ी भुजा थी। ठीक है, यहीं पर यह थी, लिख देते हैं यहाँ पर, सबसे यह बड़ी रहेगा, यह भुजा थी। ठीक है, यह यू बी सबसे बड़ी भुजा थी। ठीक है, यहाँ पे यू बी यह वाली भुजा की बात कर रहे हैं, और यह वाला सबसे कोण यह बड़ा था। ठीक है, कौन सा कोण, यही यू ए बी, ये क्या है, ये हम लोग लिख देते हैं सबसे बड़ा कोण। इसको हम लोग क्रियाकलाप से ही सिद्ध कर पाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आगे हम लोग को यहाँ पे ना प्रमेय 7.7 दिया है। तो यह प्रमेय दे दिया गया हम लोग को ना कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी दिया हुआ होती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी त्रिभुज है उसमें जो सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। अब देखिए यहाँ पे कोणों का चर्चा किया गया, देखिए फिगर एकदम सेम यही रहेगा, है ना। फिगर देखिए यहाँ पर क्या किया गया, यह वाली भुजा को आगे बढ़ाया गया, इस प्रकार से दिया गया। अब यहाँ पे कोणों को बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, मान लेते हैं यही त्रिभुज है, फिर यह वाला त्रिभुज बना, फिर यह वाला, है ना, पी ए बी बना, फिर क्यू ए बी। तो इस प्रकार देखेंगे ना कि जो सबसे बड़ा वाला कोण है, यही बात है, बस यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा रही तो सबसे बड़ा कोण बना, सबसे बड़ा कोण द्वारा क्या बनेंगे, सबसे लंबी भुजा बनती है। ठीक है, यदि हम लोग इस त्रिभुज में बात करें यू ए बी में, तो जो सबसे बड़ा कोण है उसके यहाँ पे जो सामने है, सम्मुख है, वही ना सबसे बड़ी यहाँ पर भुजा है। आपका फिगर एकदम सेम रहेगा, है ना, यही त्रिभुज है, इसके यहाँ पर लंबाई बढ़ाते गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं सब, यहाँ पे एक यह त्रिभुज बना पी ए बी क्यू ए बी, इस प्रकार से त्रिभुज बना। तो यहाँ पे जो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे कोण है ना, जो सबसे बड़ा कोण है उसी के सामने सबसे बड़ी यहाँ पर भुजा है। ठीक है, यू बी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ पर ना यू ए बी जो यहाँ पर कोण बन रहा है, सबसे यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है, मतलब इस त्रिभुज में यू ए बी, इस त्रिभुज की बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यू ए बी जो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, यह पूरा बन रहा है कोण, उसके जो सामने की भुजा है यू बी, यही सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि यहाँ पे तुलना करके ही आप बता पाएंगे, है ना, हम लोग तुलना करके ही बता पाए। यहाँ पर यूपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा, फिर उससे छोटा कोण टीबी, फिर यहाँ पे एसपी, इस प्रकार से। और जब कोण घट रहा था तो यू ए बी सबसे बड़ा कोण, और टी ए बी उससे छोटा कोण, फिर यहाँ पे एस ए बी उससे छोटा कोण। यहाँ पे कोणों घटते क्रम में लिख दिया गया है, कोणों को बढ़ते क्रम में। जब यहाँ पे सबसे बड़ा कोई त्रिभुज रहेगा उसमें जो भी यहाँ पे सबसे बड़ा कोण रहेगा उसके सामने की सबसे बड़ी भुजा बनेगी, और सबसे बड़ा भुजा जो रहेगा, किसी यहाँ पे कई त्रिभुज हम लोग बनाए, तो यहाँ पे जो भी सबसे बड़ा यहाँ पे त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा थी उसके सामने सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण बना, और सबसे बड़ा कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा बनी। ठीक है, बस यही दो बातें इसमें, बस हम लोग इस यहाँ पे प्रमेय को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं प्रमेय 7.7, यहाँ पे लिख देते हैं किसी त्रिभुज में
किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी कह लीजिए या लंबी कह लीजिए, लंबी होती है। ठीक है, सेम यही क्रियाकलाप करेंगे और आप यहाँ पे सिद्ध कर पाएंगे कि जो भी सबसे बड़ा कोण रहता है उससे के सामने क्या बनता है, सबसे बड़ी भुजा बनती है। तो इस प्रकार से ये भी प्रमेय सिद्ध हो चुका। चलिए आगे वाले प्रमेय पे हम लोग आ जाते हैं। आगे हम लोग को दे दिया गया है ना कि अब एक त्रिभुज ABC खींचिए, इसमें AB और BC को जोड़ना है। ठीक है, और फिर BC और AC को जोड़ना है, और यहाँ पे AC प्लस AB ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है ना कि इसमें दो को आप जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे तीसरी वाली भुजा से ये वाली भुजा बड़ी रहेगी। यहाँ पे इन दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो एक वाली भुजा से आप बड़ी ही रहेगी। ठीक है, दो भुजाओं को जोड़ेंगे एक भुजा से बड़ी रहेगी। कुछ अन्य त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए और निम्न प्रमेय पर पहुंचिए। ठीक है, जो नीचे प्रमेय दिया गया है यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पे हम लोग को क्रियाकलाप करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रमेय 7.8 हमें दे दिया गया है ना, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, यह हम लोग का प्रमेय हो गया। यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर त्रिभुजा बना लीजिए। ठीक है, कोई भी त्रिभुज बनाइए, उसमें से आप दो भुजाओं को जोड़िए, तो यहाँ पे जो तीसरी वाली भुजा रहेगी उससे हमेशा यह दो भुजाओं का योग ना बड़ा ही रहेगा। ठीक है, आप कोई भी करके इस प्रकार से करके हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रमेय को हम लोग नोट कर देते हैं और कई एग्जाम्पल लेकर हम लोग एक आध एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे प्रमेय को नोट कर देते हैं। प्रमेय हम लोग का दे दिया गया है, लिख देते हैं यहाँ पे प्रमेय 7.8। ठीक है, यह प्रमेय हमें दे दिया गया था ना कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, यही आपको प्रमेय दे दिया गया है। चलिए अब एक आध हम एग्जांपल लेकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 4, 5, 6 सेंटीमीटर का एक हम लोग त्रिभुज यहाँ पे रचना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ बना देते हैं। चलिए पहले हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रेखाखंड ले लिया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का हमने ले लिया। चलिए अब यहाँ पे लिख भी देते हैं 6 सेंटीमीटर है, और चलिए फिर हम लोग 4 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। चलिए एक हम लोग 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इस प्रकार से इस बिंदु से हम लोग 4 सेंटीमीटर का हम लोग चाप लगा देते हैं। यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया इस बिंदु से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया और दूसरे वाले बिंदु को यहाँ पे केंद्र मानकर इस प्रकार से हमने चाप काटा। इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज की रचना कर ली है। कटन बिंदु से मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज बना लिया। चलिए नामकरण भी हम लोग कर देते हैं। ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे हम लोगों ने सी नामकरण कर दिया है ना। ये हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर लिया था और ये हमने 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर लिया था। चलिए तो ए, इसमें से ना किन्हीं दो भुजाओं को ले लीजिए साथ में। ठीक है, जिसको आप इच्छा करें। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं AB प्लस यहाँ पे BC, देखते हैं कि AC से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, AB जो है, AB को हम लोग यहाँ पे BC में जोड़ते हैं और देखते हैं कि AC से बड़ा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए AB हम लोग कहीं है 6 सेंटीमीटर, 6 को हम लोग जोड़ेंगे और प्लस यहाँ पे BC कितना है 4 सेंटीमीटर है ना, और यह देख रहे हैं कि इससे बड़ा आ रहा है कि नहीं, है ना। जो यहाँ पे AC दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 6, 4, 10, तो 10 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि 5 सेंटीमीटर से यह बड़ा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सही है। चलिए आगे भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार BC और AC को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको और इसको ले लिया। ठीक है, तो देखते हैं कि AB से बड़ी आ रही है कि नहीं। ठीक है, इन दोनों को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग BC और प्लस AC को हम लोग जोड़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे BC को हमने जोड़ा और AC को, तो देखते हैं कि AB से बड़ा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो BC का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे AC का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो और यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 में 5 जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा।
तो 9 सेंटीमीटर हमेशा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर से बड़ा ही होगा। यहाँ पर फिर आप इन दोनों को साथ में लेंगे तो यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर से तो 11 सेंटीमीटर बड़ा ही रहेगा, ठीक है। यदि आप AC प्लस यहाँ पे AB है ना, AC प्लस यहाँ पे AB को आप जोड़ेंगे तो यह हमेशा BC से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। AC का आपका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे AB का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो 5 6 11 हो जाएगा, 6 5 11। और यहाँ पर हो जाएगा BC का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं क्या है, जब भी दो भुजाओं को साथ में लेकर जोड़ा जा रहा है ना, जब भी कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आप, है ना, इस प्रकार से आप कई त्रिभुज बनाइए और यहाँ पर मापिए, है ना, कोई भी दो भुजा की लंबाई ना हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी ही रहेगा। देखिए इसको हम इस तरह से भी आपको बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को कोई त्रिभुज बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग को त्रिभुज बनाना है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे AB है, ठीक है, AB है और यहाँ पर बिंदु C है। तो जब भी AB की लंबाई ना यहाँ पे इन दोनों की बड़ी लंबाई रहेगी, AB से ना बड़ा ही रहेगा, जाहिर सी बात है, बड़ा रहेगा तभी त्रिभुज बनेगा, है ना, छोटा रहेगा तब। चलिए हम लोग कई छोटा करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर AB है ना, चलिए AB को और छोटा हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि AB की लंबाई तो सेम है, AB रखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी लंबाई छोटा करते हैं, AC की लंबाई छोटा करते हैं। चलिए यहाँ तक हमने कुछ छोटा कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अभी भी जोड़ेंगे तो इससे ये बड़ा है, ठीक है, जब तक त्रिभुज बनेगा। तो चलिए और थोड़ा हम इसको छोटा करते हैं, तो इस प्रकार से हमने बना दिया। चलिए ABC, चलिए इससे भी हम लोग छोटा करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर दिया, लेकिन फिर भी क्या है, ये AB और C की यहाँ पर AC और AB की मतलब AC और CB की लंबाई ना AB से बड़ा ही है। और एकदम जब इसको आप ना मान लेते हैं यहाँ पर C था, अब इसको हमने छोटा कर दिया और त्रिभुज और छोटा कर दिया, तो कम से कम जब AB के बराबर आएगा ना AC और यहाँ पे, चलिए इस प्रकार से अब मान लेते हैं ना कि आपने त्रिभुज को और छोटा करके इसे मिला ही दिया, ठीक है। तो देखिए अब इस प्रकार से यह बिंदु A हो गया, यह बिंदु B हो गया, आपने इसको लाकर एकदम इसमें मिला दिया, अब यह आपका बिंदु C हो गया, ठीक है। तो यह स्थिति यह आ गई ना कि AC और प्लस यहाँ पे CB, यह क्या हो गया, बराबर AB के हो गया, ठीक है। तो अब तो त्रिभुज ही नहीं बना, ठीक है, अब तो त्रिभुज भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। कम से कम त्रिभुज को यहाँ पे कोई भी त्रिभुज बनने के लिए ना, इससे ना मतलब यहाँ पे AB, जो यहाँ पे AB आपका यह भुजा था, ठीक है, यहाँ पर ना कोई त्रिभुज बनने के लिए ना यहाँ पे AC प्लस यहाँ पे CB, AC प्लस यहाँ पे AC प्लस CB की लंबाई ना AB से बड़ा होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए AC प्लस यहाँ पे CB लिखते हैं, यह बड़ा कर देते हैं AB से, यह बड़ा होगा, ऐसा रहेगा तभी आपका त्रिभुज बन पाएगा, है ना, छोटा रहेगा तो ऐसे ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। कम से कम हम बराबर पर ला दिए तो अब यह एक रेखा हो गया, है ना, त्रिभुज है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा भी हम लोग ऊपर करेंगे तो AC मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब इससे है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे C बिंदु को यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पर आपका बन गया, तभी भी यहाँ पे AC और प्लस यहाँ पे CB की लंबाई क्या रहेगी, AB से बड़ी ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे त्रिभुज बनने के लिए क्या रहेगा, AC और CB की लंबाई यहाँ पर बड़ी होनी ही चाहिए, है ना। यदि बराबर आ जाएगा AC प्लस यहाँ पे CB की लंबाई, छोटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, छोटा का तो कोई अस्तित्व नहीं है। यदि बराबर भी हो गया तो यहाँ पे त्रिभुज ही आपका नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से था, तो यह भी हम लोगों ने प्रमेय को समझ लिया। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने ना यहीं तक प्रमेय था, प्रमेय 7.8 तक ही था। अब आगे यहाँ पे प्रश्नावली आपको दे दिया गया है, तो अभी प्रश्नावली का तो हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, जल्दी हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम लोगों ने प्रमेय और अपग्रिड जो भी था हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली को हल करेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।